आज जो सेक्स से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, रीजन क्या है? लैक ऑफ अवेयरनेस। लड़की पैदा हो रही है तो माँ दोषी है। अगर फर्स्ट इंटरकोर्स में अगर ब्लीडिंग नहीं हुआ तो माँ क्या लक्षण ठीक नहीं है, उसकी कोई और वो चीज है। तो क्या है? लैक ऑफ रिप्रोडक्टिव नॉलेज। जब नीट का पेपर लीक हुआ, आपके पास न्यूज आई, तो आपका क्या रिएक्शन था उस टाइम पे? की परीक्षा नीट पेपर लीक 4-5 सालों से मैं देख रहा हूँ कि पेपर लीक का जो ये काम है ना, ये बहुत अलग लेवल पे चल रहा है। पता है ये होता क्या है ना, ये जितने भी साइबर कैफे वाले होते हैं या फिर जो गवर्नमेंट डेटा जो लेके जाती है, इन सारे डेटाओं को बेच दिया जाता है। आपके बच्चा को बस एक दिन पहले आंसर की आपके पास पहुंच जाएगा टेलीग्राम पे, बस अब या फिर इस प्लेटफॉर्म पे आपको रिवाइज कराना होगा। आपके बच्चे को सेम कोड मिलेगा, आपका इन्विजिलेटर जो एग्जाम है वो आपको सपोर्ट करेगा। ये सारा नेक्सस अब खुलना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसके लिए क्यों ना गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है भाई, बिल्कुल वही रिस्पॉन्सिबल है। मैं समझता हूँ बच्चा एक उड़ता पतंग है, जिसके धागे को तो आपको रोकना है, लेकिन उसको ऊंचाइयों जाने से पहले उसको खींचना नहीं है। क्योंकि अगर बच्चा फोर्स लगा के पतंग वो उड़ रहा है ना, और अगर आप अपने धागे को खींचने की कोशिश कर रहे हो तो वो टूट जाएगा। और इतिहास गवाह है कि टूटा हुआ पतंग हमेशा लूट लिया जाता है और लूट के फाड़ दिया जाता है। मार रहे वहाँ पर मार रहे बिहार वालों को कि यहाँ से चले जाओ जितना जल्दी, नहीं तो रहा था, पुलिस भी बोल रहा था भाग जाओ यहाँ से। बिहारियों का इस तरीके से मजाक बनने के कारण हमारा खुद का बिहार पॉलिटिक्स है। लेकिन वही है कि लोगों के परसेप्शंस में वो थोड़े बन गई चीज़ें, थोड़ी वो कि बिहारी हैं तो गंदगी हैं। आज हमारे साथ है अनुराग सर, जो पीडब्ल्यू में एक बायोलॉजी के टीचर हैं। अभी उनकी मूवी भी आ रही है एक पेपर लीक पे, तो कैसे बच्चे आजकल स्ट्रेस हो जाते हैं, उन्होंने सब कुछ मूवी में दिखाया है कि बच्चे कैसे गलत कदम उठा लेते हैं एक पेपर लीक की वजह से। और हमने इस पॉडकास्ट में सर की पर्सनल लाइफ को भी जाना है और करियर के बारे में बात की है कि बच्चे कैसे अपने करियर को आगे और अच्छा बना सकते हैं बिना स्ट्रेस और डिप्रेस्ड हुए। तो जानते हैं सर से आगे की बातचीत सर के साथ। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम। बढ़िया। आपने कितने पॉडकास्ट दे दिए अभी तक? ये मेरा तीसरा पॉडकास्ट है। आज में ही? हाँ, बैक टू बैक। तो थक गए होंगे आप तो बोलते। नहीं मैम, नहीं थकता, मेरा काम ही बोलने का है। हम मेंटोर हैं तो एग्जैक्टली, आप समझ सकते हो इस चीज़ को। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको लाला सर और बायोलॉजी का बादशाह भी बोलते हैं, तो इसका क्या स्टोरी है, क्या राज है इसका? मैम, बच्चों ने मुझे जो ये लाला सर का टाइटल दिया ना, ये एक्चुअली इसका रीज़न मैं खुद हूँ। मैं जो भी कंटेंट डालता हूँ अपने बच्चों को, जो भी मोटिवेशन है या फिर सोशल रियलिटी वगैरह जो भी चीज़ें बताता हूँ उनको रील के अंदर या फिर शॉर्ट्स के अंदर, तो मेरा एक ना सिग्नेचर है कि मैं एंड करते करते एंड में ये बोलता हूँ, और लाला समझ आ गया क्या, लाइक इन सल्यूट मैनर। तो ये मैं ऐसा करता हूँ। तो तब से बच्चों को लगा ना कि मतलब बच्चों ने मुझे लाला कर करके ढूंढना स्टार्ट करिए कि वो लाला लाला बोलता कौन है। ध्यान करते करते उन्होंने मुझे लाला सर ही बना दिया, और मैं अनुराग तेजस से कब लाला से रिप्लेस हो गया मुझे पता ही नहीं चला। तो लाला लड़कों को, लड़कियों को लाली? ये मुझे नहीं पता। ये सामने बच्चे मेरे कमेंट में आते कहते भी हैं कि सर अगर आप लाला हो तो कल को अगर मैम आएंगी तो क्या वो लाली होंगी? और बादशाह मैम, ये टाइटल मुझे मेरे टीम ने दिया। जब मैं फिज़िक्स वाला में आया तो मेरी टीम ने जब मुझे देखा और मेरे कंटेंट को देखा, मेरे काम को देखा, तो टीम को ये लगा कि नो, ये एक नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल टीचर नहीं है, ये बादशाह हैं। बादशाह का मतलब ये वो हैं जो सब गुण संपन्न होते हैं ना, जो हर तरह से परफेक्ट हों, हर तरफ से परफेक्शन जिसके अंदर होता है। तो उस चीज़ को उन्होंने मुझे देने के लिए प्यार से उन्होंने कहा कि सर आप बादशाह हो। अच्छा। सब ऑलराउंडर हो काइंड ऑफ। तो उन्होंने मुझे बायोलॉजी का बादशाह, BNB का एक टाइटल दे दिया, बायोलॉजी का बादशाह। तो ये मुझे मेरी टीम ने दिया और बच्चों ने मुझे प्यार से लाला सर का टाइटल दे दिया। क्या बात है, बादशाह आपकी टीम ने दिया। एग्जैक्टली। अच्छा, ओके। तो ये जो बायोलॉजी एकदम आपके खून में है, इतना मैंने देखा, आपका स्टॉक किया इंस्टाग्राम, तो कहाँ से आया कि मुझे बायोलॉजी का बादशाह बनना है और इतना कुछ बच्चों को पढ़ाना है, नीट एस्पिरेंट्स को पढ़ाना है? कैसे ये स्टोरी स्टार्ट हुई? देखिए मैम, बहुत सही सवाल पूछा आपने, और मैं इसका जवाब ना बहुत ईमानदारी से और बहुत सही कारण से दूंगा। बायोलॉजी जो है ना, हमारे यहाँ पे हमारे एजुकेशन सिस्टम में बायोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है कि एक सब्जेक्ट है वो। जब बच्चा 10th करता है तो उससे पूछा जाता है कि आप मैथ्स लेना पसंद करोगे या बायोलॉजी लेना पसंद करोगे, या फिर बच्चा कई बार देखता है यार मुझसे मैथ्स नहीं हो पाएगा आगे ना 11th-12th में, तो मैं काम करता हूँ बायोलॉजी ले लेता हूँ, एटलीस्ट न्यूमेरिकल्स और कैलकुलेशन से तो बच जाऊँगा, थोड़ा बहुत रट्टा ही तो मारना, वो झेल लेंगे, कर लेंगे। तो मेरा ये सोच रहा है मैम शुरू से ना कि बायोलॉजी को आप सिर्फ सब्जेक्ट कंसिडर मत करो। सपोज करो मैम कि आप दुनिया में हर चीज़ की जानकार हो, आपको हर चीज़ पता है, आप इकोनॉमिक्स जानते हो, आप फाइनेंस जानते हो, आप डेवलपर हो जैसे कि आप हो भी, तो आप सब कुछ जानते हो मैम। लेकिन एक बेसिक जो आपके शरीर से, आपके हेल्थ से
आपके मेंटल और आपके फिजिकल कंडीशन से जुड़ी हुई चीज़ है, आप वो नहीं जानते, आपको उसके बारे में नल आइडिया है, आपको कुछ आइडिया ही नहीं है, तो आप सोचो फिर आप क्या जानते हो? फिर तो आपके ज्ञान का मतलब ही नहीं बना ना मेरे हिसाब से। सपोज करो कि आपको क्या खाना है, आपके शरीर में क्या हालात है, आपके शरीर में क्या चल रहा है, बेसिक्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बायोलॉजी के डेप्थ में जाओ, बिकॉज ये अंततः सब्जेक्ट है, इसका कोई अंत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए ना। अपनी बॉडी के बारे में तो बिल्कुल पता होनी होना चाहिए। आप दुनिया में सबके बारे में जान रहे हो और अपने बॉडी के बारे में नहीं पता। अभी भी मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप रैंडम रोड पे जाओ, आप रैंडम लोगों से पूछो कि एग्जैक्ट बताओ किडनी कहाँ है, वो आपको सही लोकेट नहीं कर पाएंगे। किडनी इज देयर। हाँ, ऊपर। आप भी देखो, आप भी कह रहे हो ऊपर। हाँ, ये मतलब डेवलपर इधर- माइंड इधर होती है है। एक्चुअली किडनी मैम पीछे साइड में है। हाँ, मतलब इधर साइड। हाँ, ये हमारे पीछे साइड में है, वो हमारे बॉडी के ना इधर तो लंग्स होते हैं ना, इधर तो ऊपर तो। हाँ, यहाँ लंग्स है मैम। हाँ, लंग्स यहाँ, हमारे ये वेंट्रल साइड बोलते हैं इसको, हाँ। और पीछे डोर्सल साइड बोलते हैं। अच्छा। तो किडनी हमारे एब्डोमेन रीजन के डोर्सल साइड पीछे होता है। तो ये बहुत स्केलेटन लेके आए सर। नहीं, स्केलेटल लेने की जरूरत नहीं है। तो ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैम आपको कि लोगों को एग्जैक्ट ओरिएंटेशन नहीं पता। दिल कहाँ है, तो दिल कई बार देखता हूँ कि दिल धड़क रहा है, कहीं भी हाथ चला गया दिल धड़क रहा है, दिल में दर्द हो रहा है। अरे एग्जैक्टली ओरिएंट तो करो, तुम्हारा दिल धड़क कहाँ रहा है और दर्द कहाँ महसूस कर रहे हो। तो काइंड ऑफ आपके ऑर्गन्स के लोकेशंस का आपको आइडिया नहीं है। बेसिक नॉलेज बेसिक। कल को आप अस्पताल में अगर जा रहे हो, भगवान ना करे कोई जाए, लेकिन कोई जा रहा है अस्पताल में, उस वक्त पे उससे ना बहुत दुनिया नहीं समझ में आती, उसे ये समझ में आता है कि मैं किस चीज से जूझ रहा हूँ, मेरी प्रॉब्लम्स क्या हैं। फिर डॉक्टर्स भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज से आप परेशान हो, परेशानी का कारण क्या है। फिर डॉक्टर भी बहुत सुपरफिशियली समझाने लग जाते हैं, उन्हें पता है इसे आइडिया ही नहीं है। तो अगर आपको आइडिया होगा तभी तो आप अपने हेल्थ को, अपने फिजिकल मेंटल स्टेट को मेंटेन कर पाओगे। सो दैट इज द रीजन कि मैंने ये डिसाइड किया कि मैं बायोलॉजी को हर वो कम्युनिटी को सिखाना पसंद करूंगा जो कम्युनिटी बायोलॉजी नहीं पढ़ सकती, या फिर पढ़ना नहीं कभी सोचा, या फिर कभी पढ़ना नहीं चाहा। तो मैं उन्हें ईजी से ईजी वे में, कभी ये बोल के नहीं कि मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट सिखा रहा हूँ, लेकिन फिर भी सिखा रहा हूँ, वो एक मेरे अंदर फ्लो आया कि मुझे सिखाना है। तभी आपको बादशाह बोलते हैं। एग्जैक्टली मैम, तभी मुझे बादशाह बोलते हैं। मैं फील कर पा रही हूँ आपकी बातों में कि आपको क्यों बादशाह बोलते हैं। तो तभी मैंने एक पाठशाला मैम, एक मेरा पेज भी है, आपने शायद देखा भी होगा, हाँ, आपने देखा रिसर्च है, भी किया था, देखा आपने बताया था मुझे। उस पेज पर आप मेरे जो कंटेंट देखना मैम, आई थिंक आप बायोलॉजी स्टूडेंट तो नहीं होगे। नहीं, मैं कॉमर्स हूँ। कॉमर्स स्टूडेंट हो, लेकिन आप मैम देखना, हाँ। मैं आपको लिख के कह रहा हूँ ना, हाँ। उसमें बहुत टिपिकल मैंने बायोलॉजी की चीजें भी समझाई हैं, मतलब बट मुझे स्टिल आप समझ में समझ आ जाओ, जाएंगी। आ जाएंगी मैम आपको। ठीक तो है, यही अभी मोटिव था देखूंगी मेरा। हाँ, आप देखना, एक बार बताना मुझे कैसा लगा था। और जी। थोड़ा पास्ट में चलते हैं कि आप किसके स्टूडेंट थे, क्या आपका ड्रीम यही था जो आज आप हो, टीचर, मेंटोर, या क्या था? थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। बिल्कुल मैम। नहीं मैम, देखो, मेरा कभी ड्रीम नहीं था कि मैं टीचर बनूं, मेरा कभी ड्रीम नहीं था कि मैं बायोलॉजी या फिर साइंस लेके पढूं, मेरा ये भी ड्रीम नहीं था। मेरा ड्रीम था डिफेंस का, डिफेंस में जाने का ड्रीम था मेरा। रीज़न ये था कि मैं, मेरी फैमिली बैकग्राउंड, मेरे जो कज़न्स हैं, वो मोस्ट ऑफ दी मेरे कज़न्स हैं वो आर्मी में, इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं। स्टिल अभी वो नौकरी कर रहे हैं, उसमें पोस्टिंग में है, वो कर रहे हैं काम। और मेरा था मैम शुरू से कि मैं एनडीए में जाऊँ, ऐसे कुछ मतलब ऑफिसर ग्रेड में जाऊँ, ऐसा कुछ डिफेंस में जाऊँ। लेकिन वो होता है ना मैम कि कई बारी आप सोचते हो और हालात आपके हिसाब से नहीं होती, और चीज़ों को आपको सडन चेंज करना होता है। तो मेरे लाइफ में भी कुछ ऐसी चीज़ें एकदम से हुई ना कि मैं फिर अपने इस प्लान को मुझे स्विच करना पड़ गया, मेरे अपने सपने को स्विच करना पड़ गया, जो मैं हमेशा देखता था कि मैं इंडियन आर्मी बनूं। मैं ऐसे पैट्रियोटिक मूवीज़ देख के मैं बहुत इंस्पायर होता था, ऐसे देशभक्ति मेरे अंदर बहुत कूट के भरी हुई थी, तो वो मुझे बहुत पसंद था। तो वही चीज़ है कि कुछ ऐसा हुआ, और हुआ भी ऐसा मैम कि उसने फिर वो घटना ने मेरे पूरे जीवन को बदल क्या दिया। हुआ ऐसा, अगर आप कंफर्टेबल हैं? हाँ, कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों को भी इस चीज़ को बता के उनको थोड़ा इंस्पिरेशन दे सकूँ। मुझे इस चीज़ में कोई वो नहीं है। हुआ यूँ कि मैम क्लास 9th में था मैं, और मेरी एज आई थिंक उस टाइम पर 14-15 साल के आसपास थी। मैं घर का बड़ा हूँ, मेरे बाद मेरी बहन और मेरा छोटा भाई है। तो और मेरे फादर जो थे वो गवर्नमेंट टीचर हैं, स्टिल अभी भी हैं, वो जॉब में हैं। मेरी मदर हाउसवाइफ थी। मेरी मदर को ना लास्ट 4 साल से एकदम से हेल्थ इश्यूज़ आने स्टार्ट हो गए थे, और हेल्थ इश्यूज़ मैं देखता था घर में। अब चूँकि 14 साल 15 साल का बच्चा इतना समझदार तो होता नहीं है, मैं अपने फादर को बहुत स्ट्रगल करते हुए देखता था कि मेरी मदर को लेके ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग जगह पे लेके जाना, हर बार अस्पताल, क्लिनिक, डॉक्टर्स, ये करते रहते थे। मेरे फादर बहुत ज़्यादा परेशान दिखते थे, और मेरी मम्मी जो मुझे सामने वो फिजिकली जो परेशानी दिखती थी वो तो अलग थी। तो फादर को भी देखता था, मदर को भी, दोनों आदमी को जो है एक दूसरे की वजह से जूझते हुए देखता था। फादर मेरे बहुत स्ट्रगल कर रहे होते थे, माँ मेरी बहुत कष्ट में रहती थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ को एग्जैक्टली है क्या, तब तक तो मुझे नहीं पता था। अच्छा। एक दिन क्या हुआ कि मेरी माँ की स्थिति बहुत ख़राब होती चली गई।
इतनी ख़राब हो गई कि अब मेरी माँ पूरी तरह से बेड पे आ चुकी थी। अब उनसे चला फिरना सब बंद हो चुका था, पूरा जो बॉडी था मेरी माँ का वो पूरा सूज गया था, स्वेल हो गया था। अब चिल्लाती थी माँ, दर्द बहुत होता था उन्हें, बहुत अजीब लगता था मुझे ये सब चीज़ें देख के। फिर उस रात ना मैं पापा के साथ बैठा हुआ था, तो पापा एक्चुअली मुझे बताना नहीं चाहते थे कि मेरी मदर को 4th स्टेज कैंसर है। वो मुझे नहीं बताना चाहते थे, वो छुपाना चाहते थे मुझसे, और उन्हें ये चीज़ पता था। और छुपाने का भी रीज़न था, वो मेरी माँ थी। मेरी माँ कभी नहीं चाहती थी कि आप इस बीमारी के बारे में कहीं पे भी कुछ बोलो, क्योंकि थोड़ा-सा था कि आप बोलोगे तो सब मतलब थोड़ा-सा ये सोचेंगे कैंसर हो गया, तो ये घबराहट सी चीज़ें होंगी, सोसाइटी पैनिक सिचुएशन में चली जाएगी, तो वो मत बताओ, ट्रीटमेंट होगा, क्या पता मैं ठीक हो जाऊँ। बाकी मेरी माँ को शायद ये पता लग गया था कि वो ठीक नहीं हो सकती, अब उनका वक़्त अब शायद ज़्यादा नहीं रहा। तो मेरे फादर से बात करते टाइम पर उनके टंग स्लिप ऑफ टंग की वजह से मुझे पता लग गया कि मेरी माँ को 4th स्टेज कैंसर है, ब्लड कैंसर है। इस चीज़ को सुनने के बाद मैं फादर के साथ बैठा हुआ था, मेरी माँ अंदर बेड पे लेटी हुई थी, मेरी मासी एंड ऑल सारे रिलेटिव्स माँ के अगल-बगल बैठे हुए थे। रात का समय था, मैं एकदम से पापा के बात से भागा, भागता हुआ मैं माँ के पास गया। मेरे दोनों भाई-बहन सो चुके थे, रात काफ़ी हो गई थी। माँ के पास गया और बस माँ के बगल में ऐसे सो गया और रोने लग गया। रोने लग गया, कुछ बोल नहीं रहा था, मैं रोने लग गया। मेरी माँ मेरे रोने को देख के अपने शरीर से पूरी कोशिश कर रही थी कि पूछे कि क्या, क्यों रो रहा है तू, क्या हो गया? तो मेरी माँ मुझसे जानना चाहती थी कि तू क्यों रो रहा है? और वो मुझे देख के उस स्थिति में भी डांटना चाहती थी कि तू मत रो, अपने एग्रेशंस को जैसे भी हो दिखाना चाहती थी कि तू मत रो। फिर मैं बोला कि माँ आपने क्यों नहीं बताया मुझे? आपको बताना चाहिए था ना, आपने बताया क्यों नहीं मुझे? मैं कहा, माँ कह रही नहीं कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ है? मुझे कौन कह रहा है क्या हुआ? अभी देख ठीक हो जाऊँगी, अभी देख ठीक हो जाऊँगी, क्या हुआ मुझे? ये गलत बात सोचता रहता है, जाओ सो जाओ, क्या कर रहा है तुम अभी तक रात में, स्कूल नहीं जाना तुम्हें कल? ऐसे मतलब वो चाहती थी कि मुझे जैसे भी हो डांट वाट के मेरे इस जो इमोशन बर्स्ट हुआ है मेरे अंदर, इसको रोक पाए वो। तो वो बहुत स्ट्रिक्टली डांट रही थी, तू जा यहाँ से, जा सो जाओ जाके, जाओ दोनों बाबू सो गया सब, तुम भी जाके सो जाओ, कैसे करके डांट रही थी मुझे। फिर मेरी जो मासी वासी थी सब मुझे चुप करा रहे थे, मुझे तो सब समझ में आ गया था। उस रात मैं सोया नहीं और मेरे अंदर फिर वो चीज़ ना बढ़ता चला गया। फिर माँ के हालात को देख के एक चीज़ समझ में आ रहा था कि शायद अब मेरी माँ कभी ठीक नहीं हो पाएगी। मेरे छोटे भाई बहन तो स्टिल इसी उम्मीद में थे कि भैया माँ ठीक हो जाएगी ना, भैया माँ ठीक हो जाएगी। मेरा छोटा भाई तो खैर बहुत छोटा था, तो वो तो इतना छोटा था कि उसको तो पता ही नहीं चल रहा घर में हो क्या रहा है, बेचारा छोटा सा था, खेलता कूदता था। तो वो मुझसे भैया माँ ठीक हो जाएगी ना, मैं कहता हाँ कितना छोटा है आपका भाई आपसे? मुझसे 4 साल छोटा है। तो अगर मैं 15 साल का था, 14-15 साल का, तो 10-11 साल का होगा, तो उतना तो आप समझ ही रहे हो कि बहुत छोटा ही है वो तो। खैर तो बहुत छोटा था वो, तो पूछता था मुझसे, तो मैं बोलता था कि हाँ हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। मैं फिर स्कूल भी जाता था, फिर घर आता था, मैं देखता था फिर वही हालात, दिन पर दिन स्थिति बिगड़ती जाती थी। फिर मम्मी को जो है पटना लेके गए हम लोग सब कोई, वहाँ ट्रीटमेंट हुआ, सरकारी तौर पे ट्रीटमेंट हुआ, वो इमरजेंसी में ट्रीटमेंट हुआ। वहाँ के हालात को मैंने देखा कि इमरजेंसी में कैसे वो जो मेडिकल हॉस्पिटल्स के, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो लापरवाही जैसी चीज़ है, वो लूप होल्स हैं, जो कमी हैं, जो मेडिकल स्टाफ्स, मेडिकल टीम की जो बहुत मुझे कमी नज़र आई वहाँ पे। मैं एक इमरजेंसी बेड हॉल में था जहाँ मेरी मम्मी भी एडमिट थी, बहुत सारे पेशेंट्स थे उस हॉल में। पटना के मैं हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, PMCH हॉस्पिटल। बहुत सारे हॉल, बहुत बड़ा हॉल था, बहुत सारे पेशेंट्स बेड पे लेटे हुए हैं। उस स्टेज में मेरे साथ मेरी मम्मी की बड़ी बहन थी, मेरी मासी, जो खुद भी बीमार थी, बट वो मम्मी के साथ उस टाइम पर बैठी हुई थी, हम थे। तो हम मम्मी के साथ जब मैं बैठा हुआ तो वहाँ पे तो मैं एक चीज़ सोचो, इतना छोटा सा बच्चा जिसका अभी दिमाग बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, वो इतने सारे ऐसे कंडीशंस में बैठा हुआ है जहाँ पे हर 5 से 10 मिनट के बाद ना एक पेशेंट्स की डेथ हो जाती थी, मतलब मर जाते थे वो पेशेंट, क्योंकि इमरजेंसी में है ना, वो वैसे ही अपने मौत और ज़िंदगी के बीच में रहते थे वो। ऐसा कोई पेशेंट आ रहा है जो पूरा बॉडी बर्न हो चुका है, ऐसा पेशेंट एकदम से एडमिट हुआ, किसी का हाथ पैर कट गया, वो पेशेंट एडमिट हुआ। वैसे सिचुएशंस में मेरे मम्मी की बेड के बगल में तो एक ऐसा पेशेंट था जो कम्प्लीटली बर्न हो चुका था, वो लेटा हुआ था। मेरी मम्मी बगल में थी, हम लोग उनके माँ के अपने आसपास में ही थे। तो ये सब सिचुएशंस मैं देख रहा था। मैं ऐसे घूमता रहता था हॉल में, ऐसे घूम घूम के। पहले 2 दिन तो मुझे बड़ा अजीब लगता था, लेकिन बाद में मुझे ठीक ठाक लगने लगा कि यार मैं देख सकता हूँ। मैं ऐसे ही किसी रैंडम बेड पे सामने जाके खड़ा हो जाता था, मैं ऐसे देखता था कि क्या हो रहा है, कितना दुख है, कितना कष्ट है, कितनी परेशानी है, परिवार की आंखों में कष्ट। वो अगर कोई हस्बैंड बीमार पड़ा हुआ है, लेटा हुआ, तो उसकी वाइफ, उसके बच्चों के अंदर दर्द है, माँ बाप को देख के मैं तकलीफ, मैं सब समझता था, अपने घर देखता ही था, बाकी स्थिति को भी मैं देख रहा होता था। फिर देखते देखते
मेरी माँ की स्थिति वहाँ बहुत बिगड़ गई, बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। फिर उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया कि मतलब रेफ़र नहीं किया गया, हम लोग सोचे कि प्राइवेट में लेके चलते हैं, गवर्नमेंट में तो नहीं हो पाएगा। प्राइवेट में लेके गए तो वहाँ ऐसी स्थिति हुई कि एकदम से पैसे की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि प्राइवेट में आपको पता ही है। आपने ये बात बहुत ही एकदम टची बोली कि गवर्नमेंट में तो नहीं हो पाएगा। हाँ, नहीं हो मतलब पाएगा। ये बहुत ऐसी बात है कि गवर्नमेंट के लिए कितनी बड़ी बात है कि आपका पेशेंट ठीक नहीं हो पा रहा है आपके हॉस्पिटल से। हाँ, ये बहुत तो बड़ी चीज़ है। मैं बहुत मैं वही बड़ी तो कह रहा हूँ, चीज़ ये है। लैक ऑफ फैसिलिटी कहूँ, हाँ। लूप होल्स कहूँ, हाँ, स्टाफ मिसमैनेजमेंट कहूँ, वो हाँ, तमाम चीज़ें हैं। करेक्ट। तो इस चीज़ को देखते हुए मतलब एक होता है कि मैं कुएँ से निकलने की कोशिश करा और उधर खाई में जाके गिर गया, मैं प्राइवेट में चला गया। और जब प्राइवेट में गया तो वहाँ देखा कि वहाँ तो एंट्री के टाइम पर पैसे, एडमिट के टाइम पर पैसे, बेड पे पेशेंट लेटी हुई है तो मेडिकेशंस के पैसे, तो ये पैसे, तो वो पैसे। मेरे पिताजी वैसे ही बहुत ज़्यादा काफ़ी 2-4 सालों से परेशान थे फाइनेंशियली। यहाँ भी वही स्थिति, मेरे रिलेटिव सब मदद कर रहे थे, कोई कहीं से पैसे भेज रहा था, कोई कहीं से पैसे भेज रहा था। ये सारी चीज़ें चल रही थी। उसी दौरान क्या हुआ कि मेरे पापा के पास ना कुछ पैसे आए थे जो पेमेंट करने थे हॉस्पिटल में। और मेरे पापा मतलब बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज नहीं है कि उनको एटीएम वगैरह यूज़ करने आता हो, ये सब कुछ यूज़ करने नहीं आता था। तो मेरे पापा अकेले थे, क्योंकि रिश्तेदार आखिर कब तक रहेंगे, कोई कब तक रहेगा, आपकी स्थिति आपको ही एंड में नहीं रखना रहते, है। एंड में तो माँ बाप हाँ, बच्चे आपको बस। ही देखना होता हाँ। है। तो मेरे फादर अकेले थे, साथ में मेरी मम्मा थी और बाकी मेरे रिलेटिव्स वापस आ गए थे। तो उस टाइम पर मेरे फादर गए एटीएम से पैसे निकालने, वो पेमेंट करना था हॉस्पिटल में दवाइयों के लिए और डिस्चार्ज के लिए, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि अब आपके पेशेंट ठीक नहीं होंगे, अब ले जाओ, बच्चों के बीच में रखो, थोड़े बहुत जितने दिन ये रह पाते हैं बच्चों की किस्मत से रहेंगे, थोड़े बच्चों के नज़र में रहेंगे, बाकी अब इनको बचा पाना मुश्किल है। तो पेमेंट के लिए मेरे पिताजी आंखों में आंसू लिए हुए भारी मन से गए एटीएम में, पैसे थे कुछ निकालने, लेकिन उनके साथ ना वहाँ पे एटीएम फ्रॉड हो गया। किसी ने उनके एटीएम को चुरा लिया वहाँ पे, उनके धोखा में। उनने किसी से पूछा कि एटीएम कैसे काम करता, और जिससे पूछा वो फ्रॉड था, उसने इनके सारे पैसे निकाल लिए। उसी टाइम पर सारे पैसे निकाल के गलत एटीएम हाथ में दे दिया, और ये गलत एटीएम ट्राई करके जब नहीं हुआ तो वापस आ गए, और इनका जो सही वाला एटीएम था वो यूज़ करके सारे पैसे निकाल ले गया। तो मेरे फादर आके कह रहे हैं कि पैसे नहीं निकल रहे हैं। उन्होंने बैंक में फ़ोन करी, तो फिर बैंक से पता लगा कि सारे पैसे आपके निकल चुके हैं, आपके साथ फ्रॉड हो चुका है, ये सारी चीज़ें हो चुकी है। अब वहाँ ये था कि हम केस करें, क्या करें इस पैनिक सिचुएशन में, या फिर मम्मी को देखें। तो फिर हमने कहा यार कोई बात नहीं, अब जो हुआ था हो गया। मेरे फादर वैसे ही मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब थे। देखते देखते जो है मम्मा को लेके हम अपने घर आ गए, और फिर घर आने के बाद कुछ टाइम के बाद मैं मम्मा के बगल में ही बैठा हुआ था। फिर हालांकि हम लोकल हॉस्पिटल में भी गए, वहाँ पे लेके लोकल हॉस्पिटल, क्योंकि मम्मा बहुत ज़्यादा दर्द से करहा रही थी, बहुत परेशानी में थी। तो लोगों ने कहा कि आप कब तक घर में रहोगे ऐसे परेशानी में, और बच्चे भी परेशान होंगे, आप इन्हें हॉस्पिटल में ले जाओ। मुझे वो आईसीयू का सीन याद है, जब लास्ट डे था 22 मार्च, मैं अपने मम्मा के बगल में बैठा हुआ था। एंड मैं जब बैठा था तो मम्मा की जो है लास्ट स्टेज चल रही थी। उनका जो सांस था वो अलग ही, मतलब वो सांस उल्टा होना कहते हैं ना, जो लास्ट स्टेज होता है, वो चल रहा था। और उसमें माँ कुछ बोलना चाह रही थी, मुझे बहुत सारी चीज़ें बोलना चाह रही थी कि इनका ध्यान रखना, उनका ध्यान रखना, तुम सबको देखना, तुम बड़े हो, भाई बहन को देखना, पापा पर ध्यान रखना, घर पे ये चीज़ है, वो चीज़ है, मैंने ये चीज़ यहाँ रखा हुआ है, मैंने वो चीज़ यहाँ रखा हुआ है। वो जितना भी बोलना चाहती थी वो सब बोल रही थी आईसीयू के वार्ड में। फिर वो उधर से कोई नर्स जो है वो डांट रहे थे कि मत बोलने दीजिए इनको, और डिस्टर्ब हो रहे हैं पेशेंट्स। मैं कहता माँ मत बोलिए ना। मुझे ये तक नहीं पता था उस टाइम पे कि मेरे माँ से अब मेरा साथ छूट रहा है। मैं माँ को बोल रहा कि माँ चुप हो जाइए ना, यहाँ पे बाकी डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो डांट रहे हैं हमें। तो माँ मेरे को कह रही है तुम चुप, मेरा बात सुन, ऐसे करके बोली तू चुप। वहाँ मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है, हाँ, कि अब मेरा टाइम नहीं है मेरे पास। तो उन्होंने मेरा हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ लिया और बोलने लग गए। ऐसा पकड़ा उन्होंने, पूरा एकदम ऐसे जकड़ के पकड़ा हुआ था मेरे हाथ को। और फिर पता नहीं पकड़ते पकड़ते कब ये हाथ उनका ढीला होना स्टार्ट हुआ, और मुझे भी समझ नहीं आया, और कब उन बोलते बोलते जो है मम्मा एकदम से साइलेंट हो गई। जब साइलेंट हो गई तो मुझे लगा माँ शायद रेस्ट कर रही हैं, सो रही हैं। मैं थोड़ा उठ के वहाँ से चला गया। जैसे उठ के नीचे आके बैठा, ऊपर से मुझे बुलाया गया कि अब आपकी मम्मा नहीं रही। और उस पल मेरी सारी ज़िंदगी बदल गई। मुझे जितना रोना था ना, मैं उस रात रो लिया था, और मेरे पास अब आंसू भी नहीं बचे थे कि मैं रोऊं। अब मैं बस अपने फादर को रोता हुआ देख रहा था, जो कि कभी नहीं देखा था मैंने उनको रोते हुए। उस वक्त मैं देख रहा था उनको रोते हुए। मैं नहीं रो रहा था। मैंने सोच लिया कि मैं स्ट्रांग हो चुका हूँ। मैं समझ लिया कि अब इसके बाद से जो ज़िंदगी है ना, मेरी हो चाहे मेरी फैमिली की, अब वो मेरे भरोसे है। मैं, आप यकीन नहीं करोगे, उस वक्त से मैं इतना रिस्पॉन्सिबल हो गया कि मैंने सारे रिलेटिव्स को फ़ोन करना स्टार्ट किया कि वैसा ऐसा हो गया, प्लीज़ आप लोग आ जाइए। मामा को एम्बुलेंस में लेके मैं घर आया। मेरा छोटा भाई बाहर खेल रहा था। जब उसको किसी ने बताया, उसके दोस्तों ने, कि अनुपम ऐसा ऐसा हुआ कि तुम्हारी माँ ऐसी स्थिति में आई है,
वो दौड़ता हुआ भागता हुआ है, मेरी बहन घर में अलग रो रही है, सब मतलब वो चीज़ देखने वाला था। मैं अपने भाई बहन को संभाल रहा था, मैं उस बॉडी को उठा के घर में रख रहा था। तब से मैंने सोच लिया कि नहीं, अब आप भी इतने छोटे ही थे, मैं भी बहुत 14 छोटा ही 15 था। साल हाँ, के। कुछ था नहीं मेरे पास भी, अभी बहुत ज़्यादा ज़िंदगी का अनुभव भी नहीं मिला था मुझे। फिर करते करते मुझे ज़िंदगी में ये समझ आने लग गया कि अब सारी चीज़ें मुझे अपने हिसाब से रखनी है। तो फिर उसके बाद पढ़ाई की सोची मैंने कि अब मैं पढ़ूंगा, बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना जिसमें बहुत ज़्यादा मैं टाइम लूँ। और मेडिकल मेरा था कि बायोलॉजी लेके, चूँकि इतना ज़्यादा मैं वहाँ मेडिकल सब चीज़ों में इतना इन्वॉल्व हो गया था, इलाज में एंड ऑल में, कि मुझे लगा था ना कि यार मुझे ना थोड़ी ये सब चीज़ें सीखनी है, जाननी है मुझे, मैं ये सब चीज़ें नहीं होने दे मेडिकल सकता। के हाँ, बारे। उस टाइम कौन सी क्लास में थे आप? मैं 9th में, जब मेरी मम्मा की डेथ हुई थी मैं 9th में था। 9th में थे। मैं अगले साल 10th में गया। हाँ। फिर मेरा माइंड मेकअप हो गया कि मुझे बायोलॉजी पढ़नी है। अच्छा, उस टाइम पे हो गया था हो गया final? था, हाँ। और मैं थैंक यू कि मैं अपने टीचर्स की बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो उस टाइम पर मुझे के दास सर मेरे टीचर थे, प्रियंका मैम एक मेरी टीचर मैम थी, उन लोगों ने मुझे बायोलॉजी में बहुत गाइड किया, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट एकदम से आना स्टार्ट हो गया था। मैं सीखना चाहता था, मैं जानना चाहता था कि क्या होता है कैंसर, मैं जानना चाहता था क्या होती है बीमारी। तो ऐसा नहीं था कि मैं डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा था, मैं बस था मुझे बायोलॉजी सीखनी है, सीखनी है। मैं जितना सीख सकता हूँ वो सीखनी है। मुझे लगता है तभी आप सीख पाए, क्योंकि कोई प्रेशर नहीं था हाँ। कि मुझे डॉक्टर बनना है, हाँ, नीट निकालना नीट है, निकालना मुझे है, सिर्फ सीखना है। सीखना है मुझे, मैं बिल्कुल ये मेरे अंदर था कि मुझे सीखना है। हाँ। और फिर मेरे मन में भी था थोड़ा सा कि डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन फिर ये भी चीज़ था कि डॉक्टर बनने का मतलब है कि मुझे अपनी ज़िंदगी के अच्छे खासे वक्त को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेडिकल प्रोफेशन है और डॉक्टर भगवान के बाद का प्रोफेशन है दूसरा। तो वो बनने के लिए आपको अपना समय तो देखो देना पड़ेगा। लेकिन फिर मैं दूसरे साइड ये भी सोचता था कि मैं कब तक समय दूंगा, यहाँ सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। कब तक मेरे फादर उस कर्जे तले जो है ज़िंदगी जो दबे हुए हैं वो जीते रहेंगे, कब तक मेरे भाई माए जो मेरे भाई और बहन है वो उस परेशानी में रहेंगे। तो मेरा ये भी था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं अपने फैमिली को या खुद को सपोर्ट कर पाऊं। तो मैं ऐसा क्या कर सकता था। तो फिर मैंने जो है 10th पास करने के बाद अपने फादर से बोला कि मुझे बाहर पढ़ने जाना है। अच्छा। मेरे फादर पूछते थे क्या करना है 10th के बाद, तो मैंने कहा पापा मुझे बाहर जाना है। तो पापा ने कहा कि बाहर क्यों, यहाँ भी तो कर सकते हो ना, पढ़ लो यहाँ पे। तो क्योंकि वो थोड़ा हेजिटेट हो रहे थे कि बाहर जाओगे खर्चा है, अभी मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। वो डायरेक्ट कुछ बोलते नहीं, मेरे पापा ऐसे ही कुछ बोलते नहीं है, बट वो एक्सप्रेशन से मुझे समझना होता है कि बहुत पापा लोग वैसे भी कम हाँ, ही वो बोलते अपने हैं। देखो ज़्यादा इमोशंस नहीं दिखाते हैं। माँ और पिता में ना सबसे बड़ा फर्क पता क्या होता है कि माँ अपने इमोशन को अपने बातों से जाहिर कर देती हैं, अपने एक्शन से दिखा देती हैं, लेकिन एक पिता जो होता है ना वो नहीं दिखा पाता। अगर आप उनके एक्सप्रेशन से उनकी चीज़ों को समझना चाहते हो ना, तो अपने पिता के आंखों में देखना। उनकी आंखें बहुत कुछ बता देती हैं कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। नहीं मैं रिलेट कर पा रही हूँ, सेम समझ होता रहे है हो? घर पे पिता भी। की आंखों में बहुत कुछ छुपा होता है। मैं वो गहराई जो होता है ना पिता की आंखों में, जो शब्दों में भारीपन होता है ना, वो पिता की आंखों में होता है। पिता चाहे कितना भी तकलीफ में हो, किसी भी दौर से गुजर रहा हो, अगर उनको लगता है कि मेरे बेटी की आवश्यकता है और ज़रूरी है, तो वो कभी एक्सप्रेस नहीं करेगा कि मैं ये नहीं कर सकता। उस टाइम पे ये कहता है ठीक है बेटा कर लूँगा, और बैक एंड में वो एक ऐसी कोशिश कर रहा होता है करने की जो शायद उसने कभी खुद के लिए भी नहीं सोची थी, और वो लगातार कोशिश कर रहा होता है। तो अगर माँ भगवान है ना, माँ को हम लोग सब कुछ समझते हैं, माँ सब कुछ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि माँ अपने इमोशंस को बता पा रही हैं, शायद इसलिए समाज में माँ का दर्जा बहुत ऊपर है, लेकिन माँ के दर्जे के साथ साथ हमें पिता की उस भावने की भी कदर होनी चाहिए। नहीं बिल्कुल, जो छुपा है। जैसे अभी आपने बोला कि पिता समझ लेते हैं, आपने बोला कि मुझे बाहर जाना है पढ़ने, तो ऐसे मैं रिलेट इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मैं जब 12th में थी, तो सब फ्रेंड्स के पास स्कूटी थी, सब स्कूटी से जाते हैं ट्यूशन स्कूल, और मेरे पास नहीं थी। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि पापा स्कूटी चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि वो अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बट उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, कह रहे ठीक है देखते हैं बस। मैंने कहा चलो ठीक है, आएगी ठीक है, नहीं आएगी ठीक है, बोल तो दिया। बट मेरे आई थिंक 2-3 महीने बाद मेरा बर्थडे था, तो बर्थडे पे स्कूटी आ गई। अब मुझे नहीं पता कि वो कैसे आई, उन्होंने क्या किया, बट हाँ वो स्कूटी आ गई। बस इसलिए कि वो खुशी देखना चाहते हैं, वो आंखों में आपकी खुशी चाहते थे, तो इसीलिए मैं रिलेट कर पा रही हूँ। हाँ वो होता है मैम। तो मैं कहता हूँ ना भाई, पिता माँ अगर वो धरती है ना, तो पिता वो समुद्र है जिसकी गहराई को कोई नाप नहीं सकता मैम। तो वही चीज़ हुआ। उसके बाद मतलब फादर को मैंने बोला कि पिताजी मैं बाहर जाना चाहता हूँ। तो फादर ने पूछा कहाँ जाना चाहते हो बताओ। पापा मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, मैं दिल्ली जाके पढ़ाई करना चाहता हूँ, कि मुझे लगता है कि पापा मैं वहाँ जाके पढ़ूंगा ना, सीखूंगा ना, तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो पापा हल्के मन से कह रहे थे कि ठीक है
जाओ देखो कैसे क्या करना है नहीं करना है। तो मेरी कज़न सिस्टर दिल्ली में रहती थी, उसकी फैमिली रहती थी, तो मैंने वहाँ बात करी, सब चीज़ें समझा। फिर मैंने प्लान किया कि ठीक है मैं दिल्ली जाने की कंडीशन में हूँ, मैं जा सकता हूँ। मैं खुद मेंटली प्रिपेयर हो चुका था। लेकिन मेरे दिमाग में ये भी था कि मैं दिल्ली तो जाऊँगा, और जाऊँगा भी तो मैं प्रेशर बन के नहीं जा सकता। ये नहीं कि मैं गया तो मैं अगले 10 साल तक पढ़े जा रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, पापा पैसे भेज दो, पापा ये रिक्वायरमेंट है, पापा ऐसी ज़रूरत है, नहीं। मैं ये सोच के गया था कि नहीं, मैं बस पहुँच जाऊँ और स्टार्टिंग मुझे मेरे फादर के साइड से वो पुश मिल जाए, बस उसके बाद संभाल लूँगा मैं खुद को। मैं इतना समझ गया था खुद के बारे में। मैं जब पहुंचा दिल्ली में तो मेरे फादर, वो होता है मैम, बच्चों को लेकर चिंता होती है, तो मेरे पिताजी बार बार मुझे प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि हॉस्टल में रह लो, खाने पीने की तुम्हें दिक्कत होगी, तुमने आज तक भी खाना नहीं बनाया है, तुम्हें कोई पता ही नहीं, यहाँ लोग नहीं है तुम्हारे, बस इस तरीके से हॉस्टल में रह लो। तो फिर मैं कहा नहीं पिताजी, कि मेरी बहन तो है ना, मैं उसके साइड रह लूँगा, वो मुझे गाइड कर जो देगी। रियल बहन थी? नहीं रियल बहन नहीं, मेरी कज़न है, मतलब मेरी बहन तो मुझसे छोटी है ना, मैं बड़ा था। सबसे छोटी थी वो? हाँ, अच्छा। मेरी बहन मेरी बाद है, उसके बाद मेरा भाई है। अच्छा, भाई ऐसा है, सबसे हाँ। छोटा, और ओके। मेरी बहन भी इधर पीछे घर संभालना सब कुछ, उस बच्ची ने भी, उससे कम उम्र में मेरी बहन ने सब कुछ संभाल लिया। मेरा भाई इतना शरारती होने के बावजूद भी वो भी बहुत जिम्मेदार बन गया। मतलब सब कुछ एकदम से बदल गया हमारे पूरे फैमिली बहुत के कुछ अंदर। सिखा देती है बहुत वक्त, चीज़ें। मैं कहता हूँ मैम सबसे बड़ा शिक्षक वक्त होता है। वक्त होता है। जो कहीं नहीं सीखता ना, वो वक्त के मार से सीख जाता है और वक्त से सीख जाता है। तो वही चीज़ है। तो उसके बाद जब मैं गया, पढ़ना स्टार्ट किया, तो फिर धीरे धीरे पढ़ाई करना स्टार्ट किया। तो मुझे लगा कि अब मैं 2 पैसे का व्यवस्था भी देखता हूँ, कैसे 2 पैसा अपने लिए बना सकता हूँ। और मुझे ये पता था कि मैं ये चीज़ अपने फादर से बोल के करूँगा कि पापा मैं ये करना चाहता हूँ, तो वो बहुत नाराज़ होंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि तू पढ़ने गया, पढ़, तुझे क्या ज़रूरत है कमाने की, मैं हूँ ना जिंदा, मैं कर रहा हूँ ना तेरे लिए। लेकिन मैं ये बोलना नहीं चाहता था, मुझे पता वो मना करेंगे। फिर मैंने जो है सोचा कैसे कमाऊँ, क्या करूँ, मैं किस लायक हूँ, अभी तो मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई है, ना मैं दिल्ली में किसी को जानता हूँ, ना मेरा कोई बैकग्राउंड है, ना मेरी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है, ना मेरा एक्सेंट ऐसा है कि मैं यहाँ के लोगों से बात कर पाऊँ। क्या करूँ सोचते सोचते, तो मैं जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ता था ना, उसी बगल इंस्टीट्यूट में एक पोस्टर बांटने का काम आया था। ये पोस्टर अब पैम्पलेट बांटने का काम आया था। तो मैं देखता कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो होते थे ना, ऐसे आसपास के जो खेलने कूदने वाले, जो झुग्गी झोपड़ी में जो बच्चे रहते हैं, वो ना ये पोस्टर वोस्टर बांटते थे और उनको पैसे मिलते थे। अच्छा। तो मैं सोचा यार ये ऐसा काम है कि जो किसी को भी मिल जाता है, आई थिंक मुझे मिल जाएगा। तो मैं वहाँ गया, सामने उनको अप्रोच किया कि भैया मुझे ये काम मिलेगा। मेरा अपने एक तरीके से बोला, मैंने अपने एक्सेंट में। तो उन्होंने कहा कि बांट लेगा, वो हरियाणा के साइड से, बांट लेगा, कर लेगा, हो जाएगा तेरे से। मैं कहा हाँ जी भैया कर लूँगा, बताओ क्या करना है। तो ये बांट ले भाई, 1000 पोस्टर है, बांट ले, पैसे ले लियो सामने 400 ऐसे करके उन्होंने अपने तरीके से बोला। 400 रुपये? हाँ 400 रुपये 1000 पोस्टर के उन्होंने बोले कि मैं दे दूंगा। पूरे दिन बांटी हो, मतलब पूरे दिन, आई मीन कि तेरे 1000 जब बट जाएंगे, क्योंकि वो मॉनिटर भी करते हैं, देखते हैं, उनके आदमी भी लगे होते हैं, वो देखते हैं कि पोस्टर बांट भी रहा है कि नहीं बांट रहा, कहीं फैक्ट तो नहीं रहा, ये सब चीज़ें चेक करते हैं। तो फिर वो 400 दे देते हैं। तो पूरे पोस्टर बांटने के बाद मैं शाम में गया, पहले दिन जब मेरी काम मिली थी। तो ये कब की बात है? ये मैं जब 11th में था मैम तब। अच्छा 11th में दिल्ली आने के बाद 10th तो मेरी हो गई थी, मैं 11th में। ईयर की बात? ईयर 2015, नहीं 16 की बात है। हाँ, तो 16 की बात बता रहा हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि काम मिल गया मुझे 400 रुपये भी दे दिया उन्होंने पहले दिन। तो बहुत खुश हुआ मैं, मेरी पहली कमाई थी। आई वाज लाइक कि 400 रुपये बहुत बड़ी चीज़ है। उस दिन मैं गया, बर्गर खाया, 10 रुपये का बर्गर। मुझे वो उत्तम नगर के मेन रोड पे मुझे बर्गर बहुत पसंद था, क्योंकि मैं जब भी पढ़ने जाता था ना, तो थोड़ा लालच आता था मुझे कि मैं बर्गर खाऊंगा थोड़ा मेरे दोस्त सब मोमोज खाते थे, मुझे थोड़ा मोमोज खाना पसंद था, मतलब ऐसा लगता था कि मैं खाऊंगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो उस दिन 400 रुपये में बर्गर खाया मैंने, बहुत एकदम दबा के बर्गर खाया। फिर थोड़ा कुछ पीने का मन किया, तो गन्ने का जूस पीना स्टार्ट किया मैंने। तो मुझे वो 100 रुपये के अंदर ना, वो 30-40 रुपये ना खर्च करके बड़ा सुकून फील हो रहा था कि मेरे अपने पैसे हैं। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं कि मेरे फादर मुझे नहीं देते थे, लेकिन मुझे था कि पापा के पैसे को मुझे अननेसेसरी जगह पे खर्च करना ही नहीं है। वो दे रहे हैं पढ़ने के लिए, मैं पढ़ूंगा, वो खाने के लिए मैं खाऊंगा, वो रेंट है रेंट दूंगा, मैं यहाँ पे कपड़े के लिए कपड़े पहनूंगा। तो मेरी ये लिमिटेड चीज़ है, ठीक है, मैं इनके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा खर्च करूंगा ही नहीं, अपने शौक करने के लिए। हाँ वही है। तो वो मैं नहीं करना चाहता था। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं घर गया, तो उसके बाद घर में कुछ अच्छे राशन लेके आया। होटल में भी उस दिन मैं बहुत अच्छे से खाना खाया, मतलब अच्छा। अपनी मेरी नोटबुक भरने वाली थी, पूरी भरने वाली थी, मैं नोटबुक खरीद लिया, 2 स्पायरल नोटबुक्स ले लिए, सब चीज़। स्टेशनरी में खूब अच्छे पेन ले लिए मैंने। तब तक मैं 3 रुपये वाले पेन से लेता था, इधर मैंने 10-10 वाले पेन लिए। मेरे को बहुत प्राउड, मैं कलेक्शंस कर रहा था अपने घर में। बहुत खुश था मैं उस दिन, बहुत खुश था। मैं इतना खुश था कि मैं अगले दिन फिर जल्दी से मैं देख रहा कि कब शाम हो जाए, कब रात हो जाए, कि मैं फिर जाऊँ और मैं फिर कमाऊँ और फिर 400 में मुझे मिल जाए। फिर गया, उन्होंने मुझे फिर काम दिया। फिर उन्होंने कहा, फिर काम करने मैं गया पैसे लेने, कहा कि तुझे करना है ना, अभी 2-4 दिन और करना, फिर पैसे इकट्ठे ले लियो। तो उनका था कि इकट्ठे ले लियो, हफ्ते के एंड होते ही तो ले लियो आके हमसे। मैं कहा ठीक है यार, अच्छा है कि थोड़ा इकट्ठा मिल जाएगा, तो कुछ बड़ा भी कर सकता हूँ, मैं रेंट जमा कर दूंगा। तो उस वर्ड के बाद मैंने फादर को फ़ोन किया
मेरे पास छोटा वाला फ़ोन था, लावा का फ़ोन, हाँ, एंड्रॉइड फ़ोन भी नहीं रखा था, मैं लावा का रखा था। रीज़न ये था कि मुझे वो नहीं चाहिए था, टच बहुत ज़्यादा वाला, डिस्ट्रैक्शन, हाँ। हाँ, वो सब चीज़ें नहीं चाहिए थी, बहुत नॉर्मल था। 2-3 कपड़े लेके मैं आया था, वो कपड़े यूज़ करता था, मस्त पहनता था उसको, वही खुश रहता था मैं। मैंने फादर को एक्साइटमेंट फ़ोन किया, पापा इस महीने रेंट के पैसे मत भेजिएगा, कि हम एक वो जगह पे काम कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, हमको पैसा मिल जाएगा तो मत भेजिएगा। तो मेरे पापा कह रहे हैं कि हैं कहाँ पढ़ाने लग गया है, कहाँ पढ़ा रहा है तुमको, कौन रख लिया अपने पास, मतलब करा रहे हैं ना, आप मत दीजिएगा पैसा। तो वो थोड़ा खुश भी हुए कि चलो 2 पैसे का मेरा बेटा व्यवस्था कर लिया, क्योंकि वो पोटेंशियल मेरा जानते थे कि ये है थोड़ा सा चुल किस्म का। बट एक चीज मैंने जो यहाँ पे पकड़ी, आपने बोला हम पढ़ा रहे हैं, हाँ। आपने झूठ भी ऐसा बोला जो हाँ। आपका फ्यूचर बन गया, हाँ, मैनिफेस्टेशन, आप समझ लो, मैनिफेस्टेशन हाँ। फॉर रियल। हाँ। तो वो बोला मैंने कि पापा पढ़ा रहे, क्योंकि मैं ये नहीं बोलता ना कि पोस्टर बांट रहा हूँ तो हाँ, नाराज ही जाते तो हाँ। वो तो कहते कि वापस आ जा, तू ऐसे करने गया, कि मैं कमजोर हूँ क्या, मैं तेरे लायक नहीं हूँ कि तू अब ये करने लग जाएगा। हाँ, नहीं, कोई सही भी बात। सोचेगा ना, ऑब्वियस सी बात है, वो पढ़ाने भेजे मेरे को, तो मेरा तो अलग ही चुल था कि नहीं मुझे करना है। तो उसके बाद मैंने मना कर दिया, पापा भी खुश, पापा थोड़ा हो गए कि चलो इस महीने के रेंट नहीं देने हैं इसको, तो वो पैसे मैं कहीं और यूज़ करूँगा। हफ्ते दिन मैंने काम किए, मैं गया पैसे लेने, तो भैया वो पैसे दे देते ना, मेरा 5 दिन का हो गया, 2 दिन तो पहले ही कर लिया था, 5 दिन हो गया। अरे जहाँ ना ले लियो यार, इतने हड़बड़ी क्या यार, तो मैं भाग थोड़ी रहा हूँ, अभी कर और क्या दिक्कत है, कर 1-2 दिन और दे लियो। मैं 1 दिन और किया, मैं फिर गया, भैया मुझे ज़रूरत है, कुछ तो दे दो यार, ये 5 दिन का जो है 2000 होता है, आप 500 कुछ दे दो, 1000 दे दो मेरे को। भाई यार गजब आदमी है तू, इतने लड़के काम करते हैं, तेरा लगी हुए, मतलब मुझे ही डांट रहा था, वो मेरे पे ही चढ़ रहा था, क्योंकि वो नहीं देना चाहता था पैसे मुझे, वो बात बना रहा था। अगले दिन जब मैं वहाँ गया तो मुझे पता चला कि वो जो इंसान था ना, जो मुझे पोस्टर बंटवाता था, वो इंसान वहाँ से जा चुका है, वो अब वहाँ नहीं काम करता, वो निकल गया है। अब मैं दर दर ठोकर खा रहा था कि भैया मेरे पैसे, भैया मेरे पैसे, मैं नहीं जानता हूँ, तू मुझसे पूछ ही कर रहा था, मैं नहीं जानता हूँ, तू मुझसे, पैसे नहीं मिले मुझे। मैंने 8-9 दिन काम किए, मुझे वही 400 मिला था, मुझे पैसे नहीं मिले। मुझे उस पैसे का टेंशन उतना नहीं था, मुझे पता किस चीज़ का टेंशन था, फादर को बोल दिया था फोन कर दिया कि रेंट नहीं चाहिए मुझे इस महीने का। अब मैं किस मुंह से उन्हें दोबारा फ़ोन करके बोलूँ कि पापा पैसे चाहिए होंगे, क्योंकि रेंटर जो है वो लैंडलॉर्ड, वो तो मानेंगे नहीं ना। तो फिर 1-2 दिन मैंने सोचा कि नहीं बोलता हूँ। फिर एक दिन अपनी बहन को बोला कि देखना ऐसी चीज़ें हैं। बहन तब घर पे ही थी? हाँ, मेरी बहन घर पे थी, वो अभी पढ़ रही थी, अभी वो 7-8 में थे मेरी बहन, छोटा भाई उसी के आसपास एज में था, क्लासेस में। तो उसने फिर डैडी को बताया कि देखिए पापा ऐसी बात है कि भैया के पास पैसे नहीं है, वो जहाँ काम कर रहा तो वहाँ भी पैसे उसको मिलने में टाइम लगेंगे, तो आप भेज दीजिए। तो फिर पापा ने मुझे कॉल किया, तो मुझे क्यों नहीं बोला तूने, भेज देता। अरे यार मुझे पता है कि ये सब काम में होता है, शहर में गए हो सीखोगे, कोई बात नहीं। हंस रहे थे कि मुझे कुछ ऐसा ना लगे। फिर उन्होंने तुरंत पैसे भेज दिए। फिर उसके बाद कुछ ही टाइम के बाद 8 नवंबर का तारीख आया, याद होगा आपको। आपको याद है 8 नवंबर तारीख, डीमोनेटाइजेशन। जी हाँ, वो भी वक्त आया जब मैं दिल्ली में था। पैसे आ रहे थे लेकिन लोग निकाल नहीं पा रहे थे। एटीएम में सड़कों पे लाइन लगी पड़ी थी, घंटों घंटों तक लाइन लगती थी, मैं वो भी पैसे निकाल नहीं पा रहा था। तो वो दौर सीखना स्टार्ट किया, और फिर मुझे पैसे की अहमियत समझ आई। फिर मुझे लगा कि ये पैसा ज़रूरी चीज़ है, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं अच्छा खा सकूँ, अच्छा पहन सकूँ, ये इसलिए भी ज़रूरी है कि मैं मेंटली जो है अपने आप को स्टेबलाइज रख सकूँ। बेसिक सर्वाइवल की नीड है है। वो एक्सचेंज का माध्यम है। इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं, मोड ऑफ एक्सचेंज है वो। अगर वो नहीं है तो आप सब कुछ होते हुए भी आप कुछ नहीं हो। तो आपने जैसे इतना सब कुछ देखा, तो ये पढ़ाने वाला जो है कैसे स्टार्ट हुआ, कोचिंग वाला जो है? ये चीज़ मैम यहाँ से आया कि जब मैं यहाँ धोखा खा चुका था, तो एक दिन मैं खुद के बारे में सोच रहा था कि यार मैं जब एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, मेरी एकेडमिक्स बहुत अच्छी है, मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं अच्छा पढ़ता हूँ, तो क्यों मैं पढ़ा के कमा लूँ पैसे? पढ़ा के भी तो कमाया जा सकता है ना। बिल्कुल। तो फिर मैं सोचा कैसे स्टार्ट करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो फिर मैंने होम ट्यूशन वगैरह प्लान किया। मैं अपने घर के गेट के सामने हाथ से लिख के लगा दिया कि होम ट्यूशन की आवश्यकता है 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चे को मैं पढ़ा सकता हूँ। तो करीब 1 हफ्ते तक रिस्पॉन्स ही नहीं आया। मैं हमेशा जब अपने गेट के अंदर घुसता तो मैं उस बोर्ड को देखता कि यार कोई तो कॉल कर लो इस पर, कोई तो बोल लो मुझे पढ़ाने के लिए। तो क्या पता, मैं जब सोचता था कि ऐसा कोई क्यों नहीं कर रहा है, तो मुझे ऐसा कुछ हो जाता था। 2 दिन बाद मुझे कॉल आया कि हेलो, आपका बोर्ड देखा हमने, आप पढ़ाते हैं होम ट्यूशन। मैं कहा जी हम पढ़ाते हैं, तो पढ़ाइए, आइए। मेरा एक बच्चा है जो थोड़ा सा हैंडीकैप्ड है, पैरालाइज्ड है, वो चल फिर नहीं सकता, वो बेड पे रहता है, आपको उसको आके पढ़ाना है। मैं कहा ठीक है। किस क्लास में है? तो 5th में है। मैं कहा ठीक है हम पढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जबकि मैंने 6th से सोचा था, लेकिन बच्चा 5th का था, पढ़ा लेंगे। फिर पढ़ाना स्टार्ट किया। मुझे 500 का महीना मिलता था वहाँ पे, 500 महीना।
500 का महीना मिलता था वहाँ पे। 500 का महीना बड़ी चीज़ थी, क्योंकि वो थोड़ा वो लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं थे। मैं कहा ठीक है चलो कुछ भी मिल जाए मुझे। मैं पता हूँ ना, मैं कभी अपॉर्चुनिटी को ऐसा नहीं देखा। मैं आजकल लोगों में ये देखता हूँ कि ये नहीं मिल रहा तो मैं नहीं करूँगा। मैं कहता हूँ शुरू करो। शुरू करोगे तो ऊपर वाला भी देखता है ना कि इस बंदे में ये चीज़ थी कि इसने इस लो लेवल को भी एक्सेप्ट कर लिया, तो ये डिजर्व करता है उस लेवल को। आज मैंने उस 500 रुपये महीने पे होम ट्यूशन को नहीं अगर किया होता तो आज आप फिजिक्स वाला में नहीं होते और मैं आज इतना अच्छा या फिर जो भी नाम पहचान मुझे मिला है नहीं मिला होता मुझे। तो मेरी भी पहली सैलरी 11,000 रुपए थी। अच्छा। तो मेरे घर वालों ने बोला, कभी नहीं बोला कि मत जाओ। और 11,000 कितने होते, वो आने जाने में सारा खत्म हो जाता था। और दिल्ली जैसे शहर में वैसे दिल्ली जैसे शहर में तो अभी जैसे आजकल मैं बच्चे देखती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, मैम 50,000 30,000 क्या होते हैं। अरे भाई शुरू तो करो कहीं से। अगर आप शुरू ही नहीं करोगे तो 50 कभी 1-2 बनेगा ही नहीं, क्योंकि सीखना भी तो होता है ना। सीखना भी तो होता है। तो आई थिंक वो बहुत जरूरी है कि शुरू कर दो, मिलता जाएगा। हाँ, ऊपर वाला मैम सब देखता है। करेक्ट। तो वही चीज था कि मैंने शुरू करी। मैंने कुछ सोचा नहीं था, शुरू मजबूरी में करी, बट अब धीरे धीरे मजा आ रहा था मुझे। एक आध होम ट्यूशन और मिला मुझे, फिर पैसे और अच्छे मिलने लग गए। फिर एक दिन और सोचा, क्योंकि देखो चुल भी बहुत जरूरी है मैम, बहुत जरूरी। मुझे भले ही स्टार्ट मिल गई थी, लेकिन मुझे चाहिए था कि मैं इसको और ज्यादा कैसे कर सकता हूँ। जस्ट इंक्रीमेंट, वो चीज चाहिए दिमाग में। इंसान के अंदर अगर चुल ना हो ना, ये दिमाग बहुत खतरनाक चीज है। इसमें चुल चाहिए। बिना चुल के मैम कोई इंसान कामयाब नहीं बना है। कंफर्ट जोन आ जाए तो बहुत नहीं बन पाओगे आप। बेड पे लेटे हुए, घर से बाप चला रहे, माँ बाप के धन संपत्ति, खानदानी धन संपत्ति से आप बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते। मैं उन बच्चों को देखता हूँ ना जो फ्लेक्स करते हैं इस बात पे कि मेरे दादा, मेरे पापा, ये वो, मुझे उन वैसे लोगों पर तरस आती है। तरस इस चीज में आती है कि यार वो उनका था, वो उन्होंने बनाया, तुम्हारा क्या है। तो पता है ऐसे चीजों में कुछ लोग ये भी कहते हैं ना कि तुम्हारे घर वालों ने नहीं बनाया तो तुम्हारी गलती है। भाई मेरे बनाया तो मैं बोलूंगा ना। भाई ऐसे मत देखो इस चीज को, तुम्हारे घर वालों की मेहनत थी। हो सकता है तुम्हारे दादाजी ने बहुत मेहनत करी थी, हो सकता है तुम्हारे पिताजी ने बहुत सैक्रिफाइस करा था, तब जाके उस लायक बने थे। तुम उनके सजाए हुए थाली में कुछ दिन ही जीवित रह सकते हो, लेकिन तुम्हारा बच्चा वो तुम्हें सक्सेस होते हुए देखना चाहता है। वो तुम्हारे पापा को यानी कि अपने दादाजी को नहीं देखना चाहता, वो अपने फादर पे जो है प्राउड कर सकता है, अपने फादर के सक्सेस को एंजॉय कर सकता है या उनको फ्लेक्स करा सकता है। तो आपको बनना चाहिए। ये बच्चे नहीं समझते आज के, मेरे पापा के पास खेतों है, जमीन है, ये है, वो है। तो जरा पूछो अपने दादाजी से या फिर मैं कोई भी कि दादाजी का जब अंतिम वक्त था क्या वो जमीन का एक टुकड़ा भी लेके गए थे? नहीं गए थे। तो ये इंडिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए कि आप मेरे घर वालों ने कर दिया, मैं थली हुई सजी हुई थाली पर व्यस्त बैठा हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ को। तो ये चुल बहुत ज़रूरी है लाइफ में, दिमाग में चुल चाहिए। तो मुझे वो चुल आया। मैंने सोचा कि मैं जब 1 घंटा समय दे रहा हूँ, मैं ऐसे बच्चों को, एक बच्चे को पढ़ा रहा हूँ होम ट्यूशन में, क्यों ना मैं कोचिंग ट्राई करूँ जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हों। मुझे वही टाइम लगे, लेकिन मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ा सकूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और थोड़े अच्छे पैसे भी मिलेंगे। लेकिन मेरे साथ मैम चैलेंजिंग ये था कि मुझे कोई भी कोचिंग एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। रीजन ये एक्सपीरियंस, पर्सनालिटी, क्योंकि कोचिंग में आप अगर खड़े हो रहे हो तो बच्चे देख रहे हैं तो वो चीज़ चाहिए उन्हें। थर्ड चीज़ है कि आपका एक्सेंट, बिहार से हूँ, बिहारी एक्सेंट, वो भोजपुरी आ जाता है ना, तो थोड़ा बाहर के दुनिया में थोड़ा सा है ये चीज़ एक ना बच्चों मतलब लोगों के अंदर एक थोड़ा सा कि ये ऐसे बोलोगे तो फनी हो जाओगे, थोड़ा मजाक बन जाएगा आपका, तो नहीं आप रहने दो आप। और मैं भी थोड़ा उस टाइम पे भैया ऐसा काम मिल जाएगा, हम पढ़ा लेंगे, थोड़ा समय दे दीजिए ना अपने कोचिंग में। तो ऐसा करके बहुत, हालांकि बहुत स्वीट होता है, पता नहीं लोग भोजपुरी को ऐसा क्यों मजाक बनाते हैं, बहुत स्वीट होता है। देखो ना कि हर जगह पे आप जो है, देखो हर भाषा में आप थोड़ा सा आप देखोगे कि घमंड होता है, मैं तू, लेकिन हमारे भोजपुरी में हम, आप, हमारा, तुम्हारा। तो ये बहुत प्यारा लगता है हमारे भोजपुरी में ना। बट यही है कि लोगों में थोड़ा सा लगता है कि ये थोड़ा गंवार स्टैंडर्ड है ये चीज़, तो खैर वो अलग बात है। तो वो चीज़ भी मुझे बहुत सारा, हालांकि मैं कभी आपको ये चीज़ बताऊंगा भी कि मुझे ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ बहुत आराम से चल रही थी। मुझे ये सब भी बहुत सुनने को मिला, बहुत लाइफ में ये सब झेलने को मिला कि बिहारी होने का जो मुझे उसका ड्रॉबैक्स मिले वो भी मैं आपको बताऊंगा। मुझे लगता है ये है, अभी भी है, आज के टाइम में भी लोग जज करते हैं, अच्छा बिहारी हो। हाँ बिल्कुल। बट ऐसा क्यों है, आप क्या लगता है आपको? ऐसा इसलिए है ना कि मैम मैं ये समझता हूँ कि इसका जो सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण वो हम बिहारी लोग भी हैं। हम बिहारियों के अंदर एक चीज, देखो मैं ट्रुथ बोल रहा हूँ, ये सच्चाई है। ये सच्चाई भले किसी को ना समझ में आए, लेकिन जिसको समझ में आएगा उस बात को मानेगा।
अगर आज बिहारियों को लेके अगर इस तरीके से मेंटालिटी समाज में बनी है ना अलग दुनिया में, उसके कारण कहीं ना कहीं एक बिहारी ही होता है। अब वो कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। एक बिहारी जब किसी क्षेत्र में बहुत सफल हो जाता है, बहुत अच्छा कर लेता है ना, तो वो नहीं चाहता है कि दूसरा व्यक्ति उसके रीजन से आके वो कामयाबी हासिल कर ले। अच्छा, मतलब सेम बिहारी कोई आके नहीं करे? चाहता वो। अच्छा, वो क्यों? नहीं चाहेगा। ऐसा क्यों? वो सपोर्ट ही नहीं करना चाहता। वो ये सोचता है कि मैं जो ये चीज बन गया हूँ, ये जो मेरा नाम पहचान बन रहा है मेरे बिहार में, मेरे जगह पे, मैं जहाँ जिस गांव या फिर जिस शहर में हूँ, इसका क्यों बनने दूं मैं? इसका नहीं बनने दे सकता, मैं ही हूँ। थोड़ा सा ये आ जाता है घमंड। घमंड आ जाता हाँ, और वो पैसों से आता है, वो पद से आता है, वो थोड़ा घमंड आ जाता है। पहला दोषी तो देखो ये है। दूसरा, बिहारियों का इस तरीके से मजाक बनने के कारण हमारा खुद का बिहार पॉलिटिक्स है। अच्छा, हमारी बिहार पॉलिटिक्स है, हमारा बिहार इंडस्ट्री भी है। जो बिहार फिल्म इंडस्ट्री है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। बिहार फिल्म इंडस्ट्री में आप देखो तो जिस तरीके से अश्लीलता को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, सॉन्ग्स भी हैं, थोड़ी ये क्रिंज हरकतें हैं, थोड़ा ये ऐसी भी चीज़ें जो आप कभी सुनना भी ना चाहो उस चीज़ को प्रदर्शित कर दिया जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी कमी है। जबकि बिहार में दिखाने को बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। आप छठ का गाना सुनो, छठ का गाना अगर किसी दूर पे भी साउंड करने लग जाए ना, आपके ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप ऐसे ऐसे क्लासिकल सॉन्ग्स, हमारी मधुबनी आर्ट पेंटिंग देखो, हमारे बिहार के अंदर और भी बहुत सारे भाषाएं हैं जहाँ पे आप सुन के आपका ना मन जो है ना मोहक हो जाएगा, ऐसा होता है। लेकिन नहीं, आप देखो हमारे अश्लील गानों पे इतने सारे व्यूज आ चुके हैं। तो भाई जब अश्लील गाने पर व्यूज जाएंगे तो बनाने वाला तो और बनाएगा ना। मुझे लगता है नेगेटिव चीजें बहुत जल्दी फैलती हैं, बहुत जल्दी फैलती हैं, पॉजिटिव नहीं दब कोई जाती सुनता। हैं, पॉजिटिवली दब जाती हैं। और यही कारण है कि हम बिहारियों का परसेप्शन बाहर थोड़ा नेगेटिव हो गया। पॉलिटिक्स के मार के मारे हुए हैं हम, इंडस्ट्री के मार के मारे हुए हैं हम, आपस में ही सपोर्ट और यूनिटी जैसी कोई चीज़ है नहीं हमारे अंदर। आप बाकी जगहों पे जाओ तो बहुत यूनिटी है। अगर पंजाबी कम्युनिटी है तो बहुत सपोर्टिव होते हैं। वो एक जगह पे रहेंगे, एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के दुख सुख में वो रहते हैं हर तरह से, चाहे वो फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, हर तरह से सपोर्ट करते हैं। हरियाणवी कम्युनिटी आप देखो या फिर आप साउथ इंडियन कम्युनिटी देखो, कहीं भी आप कोई भी एग्जाम्पल उठा के देखो, हर जगह पे एक सपोर्टिव रहता है। लेकिन हमारे बिहार में इसकी थोड़ी कमी है। वो कम करते हैं सपोर्ट, वो नहीं करते। और हम लोग बिहार वाले ना बड़ी साफ दिल के होते हैं। हाँ, नहीं, वो मैंने देखा है। इतने साफ दिल के होते हैं ना कि कहीं पे अगर हम मजदूरी भी कर रहे हैं ना, कहीं पे बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, तो हमारे मन में कभी आता ही नहीं कि हम इस जगह का किंग बन जाए, चाहे इस जगह के मालिक बन जाए। हम मजदूरी में ही खुश हैं। तो वो मालिक भी समझता है कि बहुत लॉयल है, सीधे साधे सिंपल। हाँ, सीधे साधे सिंपल, कोई मन में छल कपट नहीं, किसी के लिए कोई वो नहीं। लेकिन वही है कि लोगों के परसेप्शंस में वो थोड़े बन गई ये चीज़ें, थोड़ी वो कि बिहारी हैं तो गंदगी है। अब पता है बाहर की दुनिया में क्या हो गया है, ये बिहारी नहीं बल्कि ये बाहरी हो चुका है। अब बिहारी वर्ड खत्म, ये बाहरी बन चुका है। साउथ इंडिया से भगाया जाता है, गुजरात से भगा दिया जाता है, इनफैक्ट मुंबई, दिल्ली, इन सब जगहों से हमें भगा दिया जाता है। बहुत जजमेंटल हो गया। और ये कारण मैंने आपको बताया ना, ये सारे कारण हैं। और खैर अब चीज़ों में बदलाव आ रही है। अब ऐसे यंगस्टर्स भी आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी अब हमारे बिहार से आ रहे हैं जो सपोर्टिव हैं, जो कर रहे हैं बहुत चीज़ों पे काम। मैं हमेशा से इस चीज़ में खुद भी बहुत करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है अपने को बिहार को रिप्रेजेंट करने में। मैं कोई हेजिटेशन नहीं करता, मैं इस चीज़ में कुछ भी नहीं। भाई मैं बिहार से हूँ, प्राउडली मैं बिहारी हूँ, होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं बिहारी हूँ, मैं प्राउडली, मैं अपने भोजपुरी को बहुत प्रमोट करता हूँ। आप इतना कुछ बच्चों के लिए कर रहे हो, देश के लिए कर रहे हो, तो होना चाहिए। मुझे इस चीज़ पे घमंड होता है। मैं तो बहुत अच्छा समझता हूँ इस चीज़ को। तो आपने जैसे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया ट्यूशन, फिर आपने कोचिंग ज्वाइन किया, उसके बाद फिर आपने 11th कर रहे थे आप, साथ साथ में 11th 12th अपना पीसीबी लिया होगा आपने, अमेज़न। तो फिर जैसे सब कुछ हो रहा था, तो एक जो बहुत ही क्वेश्चन है जो मेरे माइंड में आ रहा है, जब मैं 9th में थी, 10th में थी, तो 11th में मैंने कॉमर्स ली थी, तो मैंने 10th तक की बायो पढ़ी है। तो बायो में कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो टीचर भी हेजिटेट करते हैं पढ़ाने में, और बच्चे तो आते ही नहीं है क्लास में, फन करते हैं। तो आप उन चैप्टर्स को कैसे लेते हो, हैंडल करते हो मैच्योरली, और बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं? मैं समझ गया आज के टाइम में। ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन पूछा मैम आपने। आज के टाइम पे भी और तब के टाइम पे भी, जब हमारे पास बायोलॉजी में आज भी रिप्रोडक्शन चैप्टर आता है ना, रिप्रोडक्शन चैप्टर आता है, तो एक माहौल सा बना हुआ है कि यार रिप्रोडक्शन है तो थोड़ा सा वैसा है, थोड़ी ऐसी बातें हो सकती हैं, थोड़ी सोच है। मैं आपको एक सच बताता हूँ मैम कि रिप्रोडक्शन चैप्टर ने एक चैप्टर नहीं है, ये एक इतना इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ का चैप्टर है ना, जिसको सीखना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। करेक्ट। आप खुल के अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की समस्याओं को डिस्कस कर सकते हो। आप खुल के ये कह देते हो कि मेरे पेट में थोड़ी प्रॉब्लम है। आप खुल के ये कह सकते हो कि थोड़ी आपको कफिंग हो रही है, आपके गले में थोड़ा प्रॉब्लम है, आपको हेडेक हो रहा है, आपको सर में थोड़ा दर्द है। आप बाकी पार्ट्स को कहीं पे भी बोलने में हेजिटेट नहीं होते। करेक्ट। लेकिन जब बात रिप्रोडक्टिव पार्ट की आती है
तो कोई इंसान इस तरीके से खुल के नहीं बोलता कि उसे उसके जेनाइटल रीजन में प्रॉब्लम फील हो रही है, उसे जो है उस तरीके से इंटरकोर्स में प्रॉब्लम आ रही है। आप देखो तो इसके जो डॉक्टर्स भी हैं या फिर जो इसके इलाज करने वाले लोग भी हैं, वो भी ऐसे गुप्त रुख करके समथिंग प्रचार करते हैं। अरे गुप्त किस बात का गुप्त है, ये बताओ ना मुझे। आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात खुल के करते हो, अभी तो आपके शरीर का सिस्टम है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका इंपॉर्टेंट क्यों नहीं हो सकता? आज जो इनफर्टिलिटी का रेट बढ़ा हुआ है, आज जो पेरेंटल कंसीवनेस प्रॉब्लम आ रही है, आज जो पेरेंट्स है कपल्स कंसीव नहीं कर पा रहे बच्चे, आज जो सेक्स से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, आज जो हमारी जो है कहीं ना कहीं कपल्स के अंदर जो अनसेटिस्फैक्शन का जो प्रॉब्लम है, रीजन क्या है? लैक ऑफ अवेयरनेस। ये आज के जनरेशन की बता रहा हूँ। और पहले क्या था कि बच्चा नहीं हुआ तो एक औरत दोषी है, माँ दोषी है, लड़की पैदा हो रही है तो माँ दोषी है, अगर फर्स्ट इंटरकोर्स में अगर ब्लीडिंग नहीं हुआ तो माँ क्या लक्षण ठीक नहीं है, उसकी कोई और वो चीज है। तो क्या है? लैक ऑफ रिप्रोडक्टिव नॉलेज, लैक ऑफ बायोलॉजी का। मैं ये तो कहता हूँ कि बायोलॉजी क्यों जरूरी है। आज आप पहले के टाइम पर देखो, ये सारे ये छोटी छोटी चीजों, आज मेरे मुंह से शब्द निकल रही है, नॉर्मल शब्द नहीं थे। ये कलेश के कारण बनते हैं। ये परिवार, खानदान, बच्चों को, जीवन को, सबको उजाड़ के फेंक देती है चीजें। लैक ऑफ नॉलेज। एक महिला जो फर्स्ट इंटरकोर्स में ब्लीड नहीं कर पाती, आज भी लोगों को लगता है कि वो वर्जिन नहीं है। लेकिन इसके पीछे लोग ये नहीं जानते हैं कि ब्लीडिंग होना नहीं होना एक जस्ट मेम्ब्रेन का रीजन होता है, हाइमेन उसको बोलते हैं। करेक्ट। और वो हाइमेन जरूरी नहीं है कि इंटरकोर्स करने की वजह से ही टूटेगा। वो और भी एक्टिविटीज होती है जिनकी वजह से, फिजिकल है, साइकिलिंग है, हॉर्स राइडिंग है, और भी बहुत सारे रीजन जिसकी वजह से टूट जाता है। करेक्ट। एंड दैट इज द रीजन कि फीमेल जो है वो फर्स्ट इंटरकोर्स में या फर्स्ट जो भी उनका एक्सपीरियंस होता है उसमें वो ब्लीड नहीं करती। तो लोग क्या जज कर देते हैं कि वर्जिन नहीं, वर्जिन जो है इनकी खराब हो चुकी है। ये चीज है। आप देखो, लड़का होना और लड़की होना ये कंप्लीटली मेल क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है, लेकिन ब्लेम किसको मिलता है? फीमेल को, कि तुम्हारे वजह से बेटा पैदा नहीं हुआ। ये क्या है? लैक ऑफ बायोलॉजी। कपल्स अनसैटिस्फैक्शन क्या है? आपको शुरुआत में चीजों के बारे में जानकारी नहीं थी, आप नहीं समझ पाए। अगर आप शुरू से बायोलॉजी पढ़े होते तो आप कंफर्टेबली डिस्कस कर सकते थे। करेक्ट। आप डॉक्टर से बात कर सकते थे, आप कंसल्ट अच्छे से कर सकते थे, आप आपस में खुल के चीजों को डिस्कस कर सकते थे। वो छोड़ो, आजकल लड़कियों में जो मेंस्ट्रुअल संबंधित समस्याएं हैं, उनके हाइजीन से संबंधित चीजें हैं, क्यों नहीं वो घर में डिस्कस कर पाती? नहीं कर पाती। आज आप अगर किसी दुकान पे सैनिटरी पैड खरीदने जाओ तो दुकानदार उस पैड पे ऐसे पेपर लपेट के देता है जैसे कि पता नहीं कौन सा स्मगलिंग आइटम दे रहा है। वो ब्लैक पॉलिथीन देता है। वो शर्मा रहा होता है कि भाई ये ऐसे ले जाओ छुपा के। अबे क्यों ले जाऊं छुपा के? जी तुझे नहीं पता ये क्या चीज है? ये मेरे बहन का, मेरे वाइफ का, मेरे घर में मेरी इस महिला का ये कितना बड़ा इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है, इससे कितना कुछ वो जो है संभाल सकती है अपनी स्थिति को, उसे नहीं पता। तो ये क्या है मैम? लैक ऑफ नॉलेज। और तब कोई कहे कि बायोलॉजी सिर्फ एक्सट्रीम एक सब्जेक्ट का पार्ट होना चाहिए, तो ये कैसे बुरा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। मतलब बेसिक चीज है, इसमें बात करने में क्या टैबू है मुझे समझ नहीं आता। चीज़ है। क्यों इतना बना रखा है कि नहीं पापा के सामने बात नहीं करनी, ये नहीं करनी है। अभी मैं आपको बताती हूँ, जैसे अभी मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम था मेंस्ट्रुअल साइकिल में, थोड़ा पीसीओडी का प्रॉब्लम था, तो चेकअप वेकअप चल रहा था। मेरे घर में ओपनली बात हो रही है, पापा भी है, भाई भी है, इसमें क्या शर्माना? एग्जैक्टली। तो ये चीजें बात करने से ही आएंगी समझ में। अभी भी मैम बहुत सारी लड़कियां जो अपनी फैमिली में हेजिटेट होती हैं, अपनी माँ से कंसल्ट करती हैं। यार ये भी सोचो ना कि माँ को भी कितना ही पता है। डॉक्टर के पास मेरे पापा गए थे मेरे साथ। यही चीज ये होती है मैम, मेंटालिटी ये होता है कि आपके फादर इस चीज को समझ रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। बाहर भगा दिया उनको कि आप बाहर चले जाओ। लेकिन फिर भी आप देखो मैम, ये गट है, ये गट से कि पिताजी आपको लेके गए। आप देखो, आप पता है अब इसने एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट फील कर रही होगी कि मेरे फादर मेरे साथ ऐसी स्थिति में मेरे साथ हैं। बिल्कुल। सो दैट इज द रीजन मैम, ये इस पर खुल के बात होनी चाहिए। मैं तो इसलिए करता भी हूँ, मैं नहीं शर्माता। तो मैं बच्चों को यही सिखाता हूँ कि ये एक चैप्टर नहीं है, इस पर बात करना, इस पर डिस्कस करना, इसके चीजों को बहुत अच्छे से जानना, समझना बेहद जरूरी है। आप इस पर बिल्कुल नर्वस ना हो, आप हेजिटेट मत करो, आप खुल के बात करो। इनफैक्ट जब आप खुद सीख लेते हो तो सामने वाले को अवेयर करो, उसे समझाने की कोशिश करो ताकि उसे भी ये चीज पहुंचे। और हर व्यक्ति को सिखाने वक्त ये बोलो कि कृपया करके आप अगले को भी ये चीज सिखाओ, जिससे कि सोसाइटी में एक बैलेंस बने और लोगों के अंदर ये प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर कॉन्सेप्ट जाए। मुझे लगता है आप थोड़े बच्चे हो रहे हैं मैच्योर। अब हो रहे हैं मैम, अब तो सोशल मीडिया है, थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन की वजह से चीजें अब खुल के भी आ रही है सामने, तो अब हो रहा है मैम, नो डाउट हो रहा है। और ये हम टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एज अ मेंटर, आपकी भी, मेरी, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम बच्चों को इस चीज के लिए अवेयर करें। तो आपके क्लासरूम में ऐसे फन वगैरह होता है? मेरे बच्चे में बहुत कंफर्टेबल, वो तो बस ये कह लो ना कि अगर मैं किसी दिन क्लास में 5-10 मिनट लेट चला जाता हूँ ना,
अपने ऑनलाइन क्लास में भी किसी वजह से रीशेड्यूल करना पड़ता है, मैं कहीं हाँ। ट्रैवल कर रहा हूँ या कुछ इशू है, हाँ। तो मैं बच्चों की कम्युनिटी में जाके देखता हूँ, प्लीज़ सर आ जाओ ना सर, आज कैंसिल मत करना सर, पूरे दिन इंतजार कर रहे थे सर, सर प्लीज़ सर लगता है कि आज लाला सर कैंसिल कर देंगे, ऐसे करके ना वो दिखता है मेरे को कम्युनिटी। हाँ। तो मुझे बड़ा प्यारा सा लगता है। कई बार ऐसा होता है कि नहीं यार, मतलब ये काम मैं बाद में करूँगा, पहले क्लास ले लेता हूँ, ये बहुत परेशान है। हाँ। फिर मैं अपनी टीम को कहता हूँ कि चलो आज नहीं हो पाई क्लास, लेकिन इस क्लास को कैंसिल नहीं करना, इसे पोस्टपोन करते किसी और टाइम पे, हाँ। मैं लूंगा क्लास, वो क्योंकि मैं देखती हूँ आपके हाँ। इंस्टाग्राम पे, जैसे मैंने स्टॉक किया हाँ आपका जी। पूरा इंस्टा, एकदम शायरी वगैरह क्लास हाँ। में फन आप करके रखते हाँ हैं। जी, हाँ जी। तो ऐसा कुछ है कि बच्चे आपको बोलते हैं, आपको टच हो जाता है कि हाँ यार यही तो चाहिए था अब तक जो मैंने अचीव कर लिया, अभी तक का स्ट्रगल, ऐसा कुछ है? कोई एक वर्ड कोई किसी बच्चे ने बोला हो, किसी पेरेंट्स ने बोला हो बच्चों के, हाँ जो मैम आपको देखो, लगा हो कि हाँ ये हो गया हाँ पूरा? मैं एक दिन ना बच्चों से पूछा कि बच्चों एक बात बताओ, तुम्हें अगर मैं ये पूछूं कि तुम अनुराग सर अपने लाला सर की कौन सी क्वालिटी को हम्म। अपने अंदर, एक कोई क्वालिटी बताओ कि अपने अंदर अडॉप्ट करना चाहते हो, रखना चाहते हो, तो पता है बच्चों का जवाब क्या था? क्या था? सर हम आपको ही अपने पास रखना चाहते हैं। अरे वाह ये तो और ये लाइन ना मैम, इसका कोई जवाब नहीं था, बस एक ही क्वेश्चन था कि बताओ बच्चे, तुम मेरी एक क्वालिटी बताओ जिसे तुम अपने अंदर रखना चाहते हो। तो बच्चों का जवाब था कि सर हम आपको पूरे के पूरे रखना चाहते हैं, आप वाह। क्वालिटी की बात करते हो। तो ये सबसे टची लाइन था। ये मैं पूछूंगी अपने बच्चों से हाँ एकदम कि पूछिए। मेरी क्वालिटी बताओ। और सारे एजुकेटर को मैं कहता हूँ पूछना चाहिए हाँ। कि आप बच्चे को सिर्फ पढ़ा ही रहे हो या इंस्पायर भी कर रहे हो, Correct, कि आप कुछ correct. सिखा भी रहे हो। कि बच्चा अपने, देखो मैं बच्चा अपने टीचर को ना सब समझता है, सेलिब्रिटी भी वही है, टीचर फ्रेंड भी हैं, बड़े भाई जैसे भी हैं, दोस्त जैसे भी, सब कुछ है, तो उनकी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती भी इस तरीके से। तो जैसे आप नीट के बच्चों को भी पढ़ाते हो, तो अभी इतना बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है, नीट का पेपर लीक हो गया, हाँ जी, आपकी स्टोरी भी आई है, मूवी बनाई है आपने, शॉर्ट मूवी। हाँ जी। तो पहले तो ये क्वेश्चन है कि जब नीट का पेपर लीक हुआ, आपके पास न्यूज़ आई, तो आपका क्या रिएक्शन था उस टाइम पे? फर्स्ट रिएक्शन अपने बच्चों के लिए क्या सोचा आपने? मैम देखो, मैं बस टू बी ऑनेस्टली बताता हूँ कि मुझे इस बार जो नीट पेपर लीक हुआ ना, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब नहीं लगा। पता है क्यों? हो रहा है क्योंकि बार-बार। पिछले 4 सालों से मैं देख रहा हूँ, 4-5 सालों से मैं देख रहा हूँ कि पेपर लीक का जो ये काम है ना, ये बहुत अलग लेवल पे चल रहा है। और हर बार जो ये चीज़ें बड़ी तरीके से निकल के आ रही हैं, और बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा है इसके पीछे। पता है ये होता क्या है मैम? मैं आपको इस नेक्सस का ना पूरा आइडिया देता हूँ, ये काम कैसे करता है। देखो मैं बताता हूँ। जब आप कहीं पे फॉर्म भरने जाते हो, तो आप अपने नंबर डिटेल में डालते हो, करेक्ट, नंबर देते हो। आपको पता है कि बेटा जो मतलब ये जो पूरा जो मतलब एक कम्युनिटी होती है, जो बच्चों की कम्युनिटी होती है ना, ये जितने भी नंबर इनके जा रहे हैं ना, ये जितने भी साइबर कैफे वाले होते हैं या फिर जो गवर्नमेंट डेटा जो लेके जाती है, इन सारे डेटाओं को बेच दिया जाता है। अच्छा। और खरीदने वाले इस डेटा को खरीद लेते हैं, और खरीदने के बाद उस नंबर से उस फॉर्म में ये देखा जाता है कि कितना ड्रॉप है। तो फॉर्म भरने टाइम भी ये पूछा जाता है कि थर्ड ड्रॉप है, सेकंड ड्रॉप है, फर्स्ट ड्रॉप है, फोर्थ ड्रॉप है, मतलब कितना ड्रॉप लेकर हाँ आप आए? एग्जैक्टली। तो वो अच्छा। फॉर्म की डिटेल जाती है। अच्छा। मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट क्यों रिस्पॉन्सिबल है पेपर लीक के पीछे। मैं आपको एक नेक्सस की पूरी कहानी समझा रहा हूँ। जब एक फॉर्म डलता है तो फॉर्म के अंदर ये मेंशन कराया जाता है कि बच्चा तुम बताओ कि तुम्हारा कितना ड्रॉप है, थर्ड ड्रॉप, फोर्थ ड्रॉप, फिफ्थ ड्रॉप कितना है। फिर कॉन्टैक्ट नंबर जाता है, फिर ये सारी डेटा पता नहीं पहले यहीं से लीक हो जाती हैं। बट इसका रीजन क्या है पूछने का? कोई भी ड्रॉप हो? हाँ ये इसलिए भी देखो, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि पता नहीं एनटीए ये सब चीजें क्यों जानना चाहता है कि उसको ड्रॉप क्या करना, है, कितना ड्रॉप हाँ हो? और इससे एक चीज ये भी होता है ना कि थोड़ा सा बच्चों के अंदर भी होता है यार मैं ड्रॉप मेंशन कर रहा हूँ, थोड़ा एक साइकोलॉजिकल लगता भी है ड्रॉप इसमें मेंशन करना पड़ रहा है। हाँ, तो थोड़ा सा ये भी होता है ना कि प्रेशर भी फील होता है। प्रेशर फील होता है। और इसका पता है फायदा क्या होता है? जो नेक्सस है, जो हमारी जो पेपर लीक की जो टीम काम करती है, जो ये नमूने जो लोग हैं, ये उसको लीक कर लेते हैं, डेटा निकाल लेते हैं। और आपको पता है कि इंडिया के अंदर या फिर कहीं भी देखो तो सारी चीज़ें डेटा पे चल रही होती हैं। डेटा निकल गया, अब उनको ये पता लग गया कि एक्स जगह है, एक्स जगह पे वाई बच्चा है, और उस वाई बच्चे का जेड ड्रॉप है। वो बच्चा परेशान है क्योंकि वो फोर्थ ड्रॉप है तो ऑटोमेटिकली परेशान है। 3 साल से ट्राई कर रहा, कॉलेज नहीं मिला, ये फोर्थ ड्रॉप है तो कहीं जाहिर सी बात है परेशान है। तो ये उसके नंबर को निकालते हैं, अच्छा। उसे कॉल करते हैं कि आप जो है प्राइवेट में भी देख सकते हो। शुरुआत देखो कैसे बात करते हैं। अच्छा। कि आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन का देख सकते हो, हमारी कंसल्टेंसी काम करती है, हम आपको अब्रॉड भी एडमिशन करवा सकते हैं। हम देख रहे हैं कि आपके काफ़ी सारे ड्रॉप हो गए हैं। वो डिटेल नाम तक बता देते हैं कि क्या आप ये बच्चे के ये पेरेंट्स बोल रहे हो। हालांकि वो बच्चे के नंबर पर नहीं कॉल करते हैं, उनके पेरेंट को मैनिपुलेट करते हैं कि आप इनके पिताजी बात कर रहे हो कि आपके बच्चे का इतना ड्रॉप है, आप क्या परेशान हो गए हो। करते करते धीरे धीरे जब वो
भाई जाहिर सी बात है, कोई भी पेरेंट्स जब इतनी चीज़ें सुनेगा तो थोड़ा मन से आ जाता है कि हाँ मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चे का 4th ड्रॉप है, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं इस बार भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। वो फादर के साइड से रहता है या फिर मदर के साइड से रहता है। फिर वो धीरे धीरे अपने टोन को चेंज करते हैं। फिर वो सामने से पता क्या बोलते हैं कि अच्छा तो एक काम करिए ना, हम आपका हेल्प कर सकते हैं सिलेक्शन में, हम आपको थोड़ा सा व्यवस्था करा सकते हैं, अच्छा। हम आपको ये करा सकते हैं, प्लीज़ आप ये चीज़ बताइएगा मत, आपके बच्चे का सवाल है। ये अपना लोकेशन, अपने सारे नंबर्स ना सब पहले से मैनेज करके रखते हैं कि कुछ भी ऐसा ना जाए कि वो मैनिपुलेट करते हैं Exactly. क्योंकि वो ऑलरेडी परेशान हाँ, है तो मान ही जाएगा। और ये पूरा स्कैम का जो वो है ना वो चलना स्टार्ट हो जाता है। ये इस साल की बात नहीं, मैं पहले से बता रहा हूँ। फिर वो जब सामने जाता है कि इतना पैसा खर्च करो, हम सीधे कॉलेज में एडमिशन करवा देंगे, ठीक है, आपके बच्चे का नीट में इतना स्कोर आ जाएगा, हम बैक साइड से क्वेश्चन का व्यवस्था करवा देंगे, हम सारे आंसर की दिखा देंगे, आपके बच्चा को बस एक दिन पहले आंसर की आपके पास पहुंच जाएगा टेलीग्राम पे, बस आप या फिर इस प्लेटफॉर्म पे आपको रिवाइज कराना होगा, आपके बच्चों को सेम कोड मिलेगा, आपका इन्विजिलेटर जो एग्जाम वो आपको सपोर्ट करेगा। ये सारा नेक्सस अब खुलना स्टार्ट हो जाता है। फिर आता है मुद्दा पैसे कितने लगेंगे, तो फिर पैसे की डीलिंग हो जाती है कि इतने पैसे लगेंगे। फिर वो थोड़ा पेरेंट्स भी जो होते हैं वो भी थोड़े होते हैं उस किस्म के, दिमाग उनका चलता भी नहीं है। मैं तो खुद कहूंगा नहीं, क्योंकि ऐसे पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा गुनेगार हैं, है गुनेगार कि वो इस तरीके से बेचने पे आ जाते हैं। आपकी मूवी में देखा हाँ, मैंने वही पेरेंट्स का ही तो है बच्चे पे। बच्चे अगर पे वही बच्चे है। को बोलोगे कि नहीं तुम पढ़ो, हमारे पास कुछ नहीं है तो पढ़ेगा। अब आप बोल दोगे नहीं हो जाएगा, बिल्कुल मत पढ़ो, तो बच्चा क्यों पढ़ेगा? तो अपने बच्चे को दिखा दिया। तो अब ये होगा कि अब पैसे की डीलिंग हो जाती है, तो पेरेंट भी सोचता है यार इंडिया में प्राइवेट में करना मतलब करोड़ों का खर्चा, अब्रॉड करना मतलब फिर भी 50-60 लाख का खर्चा, इससे बढ़िया मैं कुछ लाख यहाँ खर्चा कर दूं तो मुझे पेपर मिल जाएगा, गवर्नमेंट सीट ले लूंगा। मैं इस बात को कह रहा हूं, जो सुन रहा है इस मेरी बात को, आप समझिए कैसे काम करता है इसका नेक्सस। फिर जो है शुरुआत कहां से हुई थी, वो फॉर्म के टाइम पर जब आपने फॉर्म भरा, आपका नंबर डिटेल और आपका नंबर ऑफ ड्रॉपिंग ईयर जब लीक हुआ, लगता है ड्रॉपिंग ईयर नहीं लेना चाहिए, वो उसका कोई नीड ही नहीं है। हाँ, क्या वो मतलब सारी चीजें निकल के फटती है मैम। उसके बाद क्या होता है कि जब उस पेरेंट को मैनिपुलेट कर लेगा, पैसे वैसे ले लेगा, तो फिर वहां से कई बारी वो कर भी देते हैं, और कई बारी वो कहते हैं कि हाफ पेमेंट आप अभी करो, हाफ पेमेंट आपका जब काम हो जाएगा तब कर देना आप। तो ये पूरा नेक्सस काम करता है, और तब करके वो बच्चा सेलेक्ट हो जाता है। अब सवाल ये है कि वो बच्चा अगर सेलेक्ट हुआ तो इंडिया के अंदर मेडिकल सीट्स वैसे ही बहुत लिमिटेड है। जहां पे मेरिट वाला बच्चा मेहनत कर रहा है, उस सीट के लिए मेहनत कर रहा है, और आपने वो सीट को खड़े खड़े किसी अनडिजर्विंग बच्चे को बेच दिया आपने। सपोज करो कि कोई एक बच्चा है जो एक सीट को डिजर्व करता है, उसे लगता है कि मैं उसके हक में था ये सीट, कल को ये सीट उठे, जो कि मेहनत से आना चाहता है, कल को आपने सीट को यूं उठाया और पैसे से किसी को सौंप दे, तू रख ले, उसका क्या होगा? क्या हुआ? दिस इज व्हाट द पेपर लीक। तो लोगों को नहीं पता, लोगों को लगता पेपर लीक का मतलब क्वेश्चन पर छपा है। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता। एक बच्चे का सपना मर गया। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके लिए क्यों ना गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है भाई, बिल्कुल वही रिस्पॉन्सिबल है। गलती अगर देश में हमने आपको वोट दिया है ना, डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, हमने आपको इलेक्ट किया हुआ है ना, तो हमारी जवाबदेही आपसे ही होगी। अच्छा, अगर आपको बना दे एक दिन के लिए एजुकेशन मिनिस्टर, तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? मैम अगर मुझे, वैसे देखो मैं बनना नहीं चाहता, हाइपोथेटिकली हाँ, तो मैं अगर एजुकेशन मिनिस्टर बनूंगा ना, तो सबसे बड़ा जो मैं एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स लाऊंगा, वो ये लाऊंगा कि एग्जाम पैटर्न को मैं चेंज करना चाहूंगा। कैसे करना चाहिए? मैं एग्जाम पैटर्न को चेंज इस तरीके से करना चाहूंगा कि मैं इससे पहले एक चीज और करना चाहूंगा कि मैं बच्चों को ना स्किल के ऊपर, मैं ये नहीं चाहूंगा कि किताब चीजें एनफ है, मैं इस पर कभी वो ऐसा एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म ही सोचूंगा करने को कि हमेशा वो बच्चा ये ना सोचे किताब नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं करा। मैं उन्हें रियल लाइफ चीजें, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, रियल लाइफ नॉलेज जो चीजें होती हैं, आप अगर कुछ एज आपकी हो रही है तो आप कहीं ट्राई करो, आप कोई बिजनेस ट्राई करो, आप कोई स्टार्टअप ट्राई करो, आप कोई स्किल में अपने आप को माहिर करो, ऐसी प्लेटफॉर्म्स में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा कि बच्चा कभी ये ना सोचे कि पढ़ूंगा, तैयारी करूंगा, सालों साल वक्त दूंगा, 500 सीट के लिए 10 लाख बच्चे 12 लाख बच्चे बैठ रहे हैं तो मैं भी बैठूंगा, मैं सिर्फ उस पर ही निर्भर रहूंगा, नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो फिर अगले साल फिर यही साइकिल चलाऊंगा, फिर यही करूंगा। तो ये ग्लिच है, ये सिस्टम का ग्लिच है, बहुत बड़ा ग्लिच है। ये लोगों को समझ नहीं आता, ये बहुत बड़ा ग्लिच है, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये बात डाल दी गई है कि नौकरी ही सब कुछ है। अरे भाई, आप नौकरी शब्द को पहले सुनो और समझो। नौकरी शब्द मीन्स नौकर। तो ये लोग नहीं समझता कि नौकरी का मतलब नौकर। तो आपको कितना प्राउड होता है नौकर बनके,
क्या बात है, नौकरी लग गई, अरे नौकर बन गए। करेक्ट। आप समझो, हाँ। यही मेंटालिटी का डिफरेंस हमारे एजुकेशन सिस्टम में और जो डेवलप्ड कंट्री है उनके एजुकेशन सिस्टम में। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल। कंपल्सन जैसा कुछ नहीं है, वहाँ फुल फ्लेजर है। अरे मछली को कहूँ कि तुम उड़ के दिखाओ और जबरदस्ती उसे उड़ने के लिए पानी से निकाल के फेंक दूं, तो मैं मार रहा हूं ना उसको इनडायरेक्टली। बिल्कुल। मैं एक उड़ते बाज को उठा के पानी में फेंक दूंगा, वो तैर के दिखाओ, तो मैं मार रहा हूं ना उसको इनडायरेक्टली। बिल्कुल। तो यही तो सोसाइटी में हो रहा है। आई थिंक पेरेंट्स का भी कसूर है पेरेंट्स का बहुत कसूर ज्यादा है कि वो पुश करते, फोर्स करते, नहीं उस फलाने के लड़के ने बीटेक करा इंजीनियर, बिल्कुल। तुम भी वही करोगे। बिल्कुल। तो जैसे मेरे घर पे क्या था, मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थी पढ़ाई में, मैथ्स तो मेरा बहुत ही वीक है, बिल्कुल। बट मेरा जो क्राफ्ट है, क्रिएटिविटी, वो वाला बहुत स्ट्रांग था। हाँ। तो पापा ने देखा, उन्होंने अच्छा। कहा ठीक है भाई, ये इसको पता है हमें क्या कराना है। हाँ। तो उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया, नहीं तुमने कॉमर्स लिया तुम सीए बनो, तुम सीएस करो, बीकॉम नहीं, तुम्हारा क्रिएटिव है तुम फाइन आर्ट्स करो, यूआई यूएक्स करो, ग्राफिक करो, जो मन है वो करो। बिल्कुल। तो आई थिंक पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट होना और चाहिए। वही रीजन है कि मैम हाँ। आज आप इतने सफल इंसान बन पाए। करेक्ट। अगर मैं कर लेती सीए वीए बन जाती, तो कहीं शायद बैठी आप होती, इतना बेस्ट नहीं दे पाते कर- अपना। वही एग्जैक्टली। नहीं दे पाते। तो बच्चों को छोड़ दो, छोड़ दो free, थोड़ा कि सा। जो करना है वो करो। हाँ, देखो मैं समझता हूँ बच्चा एक उड़ता पतंग है, हाँ, जिसके धागे को तो आपको रोकना है, करेक्ट। लेकिन उसको ऊंचाइयों जाने से पहले उसको खींचना नहीं हाँ, है। बिल्कुल। क्योंकि अगर बच्चा फोर्स लगा के पतंग वो उड़ रहा है ना, हाँ। और अगर आप अपने धागे को खींचने की खींचोगे। कोशिश कर रहे हो तो वो टूट टूट जाएगा। जाएगा। और इतिहास गवाह है कि टूटा हुआ पतंग हमेशा लूट लिया जाता है और लूट के फाड़ दिया जाता है। वाह, क्या बात है। इतिहास गवाह है। बिल्कुल। तो बच्चा वो पतंग है जिसे आपको आराम से छोड़ना होता है और आराम से लपेट के अपने पास रखना होता है, ना कि उसको ज़बरदस्ती खींचने के चक्कर में उस धागे को तोड़ के उसे छोड़ देना होता है। तो माँ बाप को समझना चाहिए कि आप वो हाथ हो, बच्चा आपका वो पतंग है। तो यही रीज़न है मैम। तो मैं यही कहता हूँ कि ये मुझे मतलब मैं अगर एजुकेशन के को समझा पाऊँ लोगों को, तो मैं यही समझाऊँगा कि पहले तो ये चीज़ें चेंज करो। एग्जाम पैटर्न में बदलने की कोशिश, मैं ये सिर्फ नहीं कि सब्जेक्ट नॉलेज को मैं टेस्ट करूँ, ये एग्जाम का पैटर्न नहीं होना चाहिए। मैं एग्जाम पैटर्न में वो सारी चीज़ें ऐड करना चाहूँगा जो रियल लाइफ चीज़ें हैं, उसको भी आप टेस्ट करने की कोशिश करो। अब उसे भी तो जानो कि ये बच्चा क्या पता किताबी ज्ञान में कमी हो, लेकिन जीवन के ज्ञान में इससे बड़ा माहिर कोई ना हो। बिल्कुल। अब उसे जांच करो। अभी आप देखो ना, इतने बड़े बड़े संत गुरु हैं, वो थोड़ी बिल्कुल। बायो वाले स्टूडेंट है और सीए है, हाँ, बट वो बिल्कुल। लाइफ के लेक्चर्स दे रहे हैं। मैम तो- आधुनिक जो हमारा देश था वो इसी बेस पे था। बिल्कुल। ये एग्जाम पैटर्न अंग्रेजों का देन है अंग्रेजों का कि टेस्ट ले लो, हाँ। कि इस टेस्ट से इसको जज करो, हाँ। उस 3 घंटे के परीक्षा से जो है इसको जज कर लो कि ये किस लायक है। भले अब एक खुद सोचो, एक बच्चा पूरे साल मैम तैयारी करता है, पढ़ता है, और हो सकता है बहुत अच्छा पढ़ रहा है, वो सिलेक्शन ले भी सकता है। मान लो कि वो 3 घंटे के परीक्षा में नर्वस हो गया, तबीयत ठीक खराब हो गई उसकी, तो 3 घंटा खराब हो गया ना। अब पूरी दुनिया उसको उस 3 घंटे से जज करेगी कि पूरे साल ये पढ़ता नहीं था, नकारा है, नालायक है। ट्रू 100%। 3 घंटे से उस बच्चे को जज किया गया। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है। इस बिहाफ पे उस बच्चे के आप डिसाइड कर लेंगे, बताओ उस बच्चे के दिमाग पे और उसके मेंटल स्टेट पे क्या असर पड़ेगा। अगर कल को बच्चा तैयारी कर रहा है, तैयारी के वक्त में अपने खान पीन पर ध्यान नहीं दे रहा, उसके बाल बड़े बड़े हो गए, खा पी के थोड़ा शरीर फैल गया उसका, कल को वो बच्चा सेलेक्ट हो गया ना, तो पता है दुनिया ये क्या बोलेगी, बड़ी मेहनत करता था, खाने पीने का टेंशन नहीं था, बाल कटाने तक का फुर्सत नहीं था, देखो ऐसा हो गया। और वहीं कल को आप ऐसी स्थिति में अनसक्सेसफुल हो जाओ, रिजल्ट ना आए, खाता तो रहता था, खा के सो जाता था, हीरो बनने की कोशिश करता था, देखो बाल बड़ा किया इसने। दोनों चीज में सुनाएगी सोसाइटी। और किस बिहाफ पे? रिजल्ट। रिजल्ट सारा खेल किस पे? रिजल्ट। ये नहीं पता कि उसने जिंदगी में क्या सीख लिया, उसका भी तो टेस्ट ले लो कोई। ले लो, क्या पता वो बहुत कुछ सिखा दे जिसको आपको भी नहीं पता हो। बिल्कुल 100%। आपको अभी भी आपको लगता है कि मतलब नंबर से जज नहीं करना चाहिए? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। नंबर से नहीं, एक परीक्षा से बिल्कुल नहीं, परीक्षा परिणाम से भी नहीं जज करो आप। ये प्रणाली में सुधार लाओ और ऐसे प्रणाली में चीज़ों को ऐड करो जहां बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान के बिहाफ पे उसको आप ये ना बताओ कि तुम सक्सेसफुल हो या फिर तुम फेलियर हो, बल्कि उसको रियल लाइफ नॉलेज के बेस पे भी उससे जांचो, उसको परखो और उसको उस हिसाब से जीवन में आगे का रास्ता दो। मैं अगर एजुकेशन मिनिस्टर बनता हूँ मैम, तो ये जरूर करना बना दे फिर तो आप। अरे अच्छा, जैसे नीट के बच्चों को आप पढ़ाते हैं, तो कोई नीट एस्पिरेंट है तो वो बिना कोचिंग के निकाल सकता है नीट का पेपर? बिल्कुल निकाल सकता है, निकाल सकता है। बिल्कुल। कोचिंग देखो मैम, कोचिंग एक एनवायरनमेंट है। कोचिंग क्या है? एक एनवायरनमेंट है। एक कंपटीशन फील होता है, जहाँ लगता है कि हाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, सब कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर रहा, या सब ऐसे कर रहे हैं तो मैं वैसे क्यों नहीं कर रहा। तो कोचिंग इज जस्ट फॉर द एनवायरनमेंट।
ऐसा नहीं है कि वो इन्वायरमेंट देना बहुत कंपलसरी है। बच्चा अपना इन्वायरमेंट खुद भी बना सकता है, वो खुद भी डिसाइड कर सकता है। आज ऑनलाइन एजुकेशन ने इस चीज़ में बच्चों को मौका दिया है कि किस तरीके से आप जो है घर बैठे ही, जहाँ आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं हैं, जहाँ आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहाँ आपके पास पैसे नहीं हैं, जहाँ पेरेंट्स उस कंडीशंस उस चीज़ के को अफोर्ड करने लायक नहीं हैं, वहाँ भी तो आप चीज़ों को कर पाते हो ना। आज मैम बच्चे जब हमसे पढ़ के किसी गांव के कोने से सिलेक्ट होते हैं ना, आपको मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ मैम। एक अभी जब रिज़ल्ट आया था, हमारे बोर्ड्स में रिज़ल्ट आया था, तो हमारी टीम ग्राउंड एक्टिविटीज़ पे गई हुई थी बच्चों से मिलने। हम लोग पूरे साल ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो हमारे पास एक ही मौका होता है जहाँ पे रिज़ल्ट और एग्ज़ाम टाइम पे बच्चों से रूबरू होते हैं, मिलते हैं। तो ऐसे ऐसे बच्चे मिलते हैं ना मैम, जिनके घर में जब हम जाते हैं तो इतना झुक के जाना पड़ता है कि कहीं सर ना टकरा जाए। सोचिए घर की स्थिति समझो आप। घर में एक टाइम का खाना बनता है और उस एक टाइम में खाना को पूरे दिन खाया जाता है। एक छोटा सा घर है, एक कमरा है जिसके अंदर 5 से 7 लोग सो रहे हैं, उसी में खा रहे हैं, उसी में वो बच्चा पढ़ रहा है लैंप जला के। स्टिल अभी भी अपने देश में ये चीज़ है। आपको शायद सोशल मीडिया पे चकाचौंध की दुनिया दिखाई जाती है और उसके बिहाफ पे ये जज मत करो कि दुनिया में, अब इंडिया में या फिर अपने देश में चीज़ें खत्म हो गई है। कृपया करके ज़मीन पे उतरिए और ग्रामीण परिवेश को देखिए, आपको ये चीज़ें अभी भी नज़र आएंगी बहुत सारे जगहों पे। तो मुझे लगता है कि मैं ऑनलाइन एजुकेटर जब बना ना, तो ये मेरे लिए ना बहुत बड़ा एक कह सकते हो कि अपॉर्चुनिटी था कि जहाँ पे मैं इन बच्चों के लिए कुछ कर सकता हूँ, कोने तक पहुँच सकता हूँ। क्योंकि आज के टाइम पर इंटरनेट ऑलमोस्ट हर जगह है। हर जगह है। छोटा मोटा फ़ोन तो मैम आजकल हमको लगता है हर कोई ले भी पा रहा है। EMI का भी सुविधा है, हर चीज़ है। बुक्स भी हमारी हर जगह पहुंच पाती है। अब तो खैर अब ऑनलाइन डिलीवरी आई थिंक हर जगह पहुंच गया है, तो अब इतना दिक्कत नहीं है मैम। तो ये थैंक्स टू ऑनलाइन ये कल्चर हमारा जो आया, और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं फिजिक्स वाला का पार्ट हूँ, और उस तरह प्राउड फील करता हूँ कि अलग सर की विजन को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अपने एंड से। सो थैंक यू सो मच फिजिक्स वाला, एंड थैंक यू सो मच अलग सर। के जान है अलग सर तो ऐसी जान थोड़ी मैंने मैम, वो जान के लायक है अलग सर। दिल के कोने में बसे हुए अलग सर। मैं उस कंपनी का पार्ट हूँ। मुझे मिलवा सकते हैं आप अलग सर से? मैं बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा, मैं बिल्कुल कोशिश। अलग सर अगर आप मेरी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो प्लीज़, मैं मिलना चाहती हूँ आपसे, आप प्लीज़ मिलिएगा सर, प्लीज़। मेरे तरफ से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपके। थैंक यू सर, प्लीज़ सुन लीजिए अनुराग सर की। अच्छा, जैसे बच्चों का ना डिस्ट्रैक्शन हो जाता है बहुत बचपन से ही, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशन में आ जाते हैं, कुछ सक्सेसफुल होते हैं, कुछ ब्रेकअप पैचअप चलता रहता है, तो वो क्या कहना चाहेंगे आप कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या करना चाहिए तो राइट पार्टनर का वेट करें? देखो मैम, इस मुद्दे पे तो मैं बहुत अच्छा बताना चाहूँगा। हाँ। बहुत सारे लोगों को मैंने बर्बाद होते देखा है। आबाद तो खैर मैंने उंगलियों पे लोगों को होते देखा है, बट बर्बाद मैंने अनगिनत लोगों को देखा है बर्बाद होते हुए। मैंने ऐसे भी लोगों को, स्टूडेंट्स को देखा है कि जो कल तक ऐसा लगता था कि ये बच्चा सिलेक्शन हो ले रहा है, ये बच्चा कल को बहुत अलग लेवल पे जा रहा है, कल को ये सीट ले नहीं रहा है बल्कि सीट छीन रहा है, ऐसी स्थिति है। लेकिन वही बच्चे को मैंने सडन ऐसा भी होते हुए देखा कि कल को जो सब कुछ ले रहा था ये, आज वो इस लायक नहीं है कि वो एग्जाम को देने वाले कंडीशन में है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को भी देखे हैं रिलेशनशिप एंड ऑल की वजह से। देखो रीज़न क्या है ना मैम, कि जो बच्चे होते हैं जो 17 से 25 साल का जो एज होता है ना, 17 से 25 की बात करो या फिर 17 से 23-24 की बात करो, ये बहुत ज़्यादा पोटेंशियल वाला और एनर्जेटिक एज होता है। इस एज को आपको 100% यूटिलाइज करना चाहिए, तगड़े तरीके से यूटिलाइज करो, क्योंकि इस उम्र में पता है क्या, आप दुनिया जीत सकते हो, इतनी ताकत होती है आपके अंदर। लेकिन आजकल के बच्चों को ये समझ नहीं आता है कि जहां दुनिया जीतनी चाहिए थी, वहां वो अपने बाबू को जीतने में समय लगा देता है। बाबू सोना को, उसको ये लगता है कि मैं अपने बाबू को जीतूं। बाबू को जीतने का मतलब बाबू को लॉयल्टी प्रूव करता रहता है वो पूरे टाइम। जितना फोकस उसको अपने करियर को लेके नहीं है, जितना फोकस उसको अपने डिसीजंस को लेके नहीं है, उससे कई जगह गुना तो अपना दिमाग इस चीज़ में लगाता है कि मेरे बाबू को मुझे जवाब देना है कि देखो मैं बिजी नहीं हूँ, मैं कहीं और कुछ नहीं कर रहा, कि मैं देखो तुम्हारे लिए डेडिकेटेड हूँ, मैं तुम्हारे लिए ही हूँ, मैं तुम्हारे लिए ही बना हूँ। अरे भाई, जब तुम अपने यूटिलाइजेशन टाइम पर ये सारी चीज़ें थॉट्स में लेके आ रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो भाई? फिर मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे कोचिंग भी, स्कूल भी बाबू सोना की वजह से जाते हैं। हाँ, पढ़ने में दिमाग हट आजकल जाता तो मैम कोचिंग्स हैं, स्कूल्स हो गए, लाइब्रेरी। मैं सबसे पहले लाइब्रेरी तो एक तो मैं कहता हूँ, वो एक लाइब्रेरी क्यों कहते हो आप इसको यार? लाइब्रेरी का मतलब हम जब सुनते थे उसका मतलब था कि एक जगह जहाँ पे साइलेंस मेंटेन रख के किताबें रखी जाती थी, निकाल के पढ़ा जाता था। आज लाइब्रेरी का मतलब पता है क्या है? एक छोटा सा कमरा मिल गया आपको, समझो, जहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हो, कमरा ही है, जहाँ पे एक छोटी सी लाइट जल रही है,
लाइब्रेरी बनाने वाले का भी दिमाग पता नहीं कैसा है कि पूरे लाइब्रेरी को डिम लाइट कर रखा है। अरे भाई थोड़ा सा बायोलॉजी जान लीजिए। डिम लाइट कंडीशन में अगर आप बच्चे को पढ़ने के लिए बैठा रहे हो ना, तो वो बच्चे को फोकस पे नहीं हो पा रहा है, वो उसका जो मेलाटोनिन है पीनियल, वो उसको सुलाने की कोशिश कर रहा है, वो सो रहा है, वो दिमाग से कम मतलब वो शांत होता जा रहा है। अच्छा, मतलब ज्यादा लाइट में पढ़ना चाहिए, एग्जैक्टली एक्टिव रहेगी बॉडी। देखो बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं, लेकिन एटलीस्ट लाइट अच्छा होना चाहिए। देखो मैम, आप देखते होगे कि जब आप रात में सोने का वक्त आता है किसी का, तो जब तक लाइट ऑफ नहीं होती आपको नींद नहीं आता, क्योंकि बायोलॉजी का नियम ये है कि जो हमारा मेलाटोनिन हार्मोन जो कि हमारे पीनियल ग्लैंड से निकलता है, ये हार्मोन जो है ये रात होते ही डार्कनेस में ही ज़्यादा एक्टिव होता है और आपकी बॉडी को सुलाने में यूज होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अब ये मेलाटोनिन जो बेटा मैम, तो ये तो लाइट इंटेंसिटी पे काम करता है। अब मेलाटोनिन लाइट इंटेंसिटी पे काम कर रहा है और यहाँ पे है जो है कि आप लाइट को ही डिम करके बैठे हुए हो। आप देखते होगे कि लाइट डिम कहाँ करते हैं हम लोग? लाइट डिम हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ पे थोड़ा सा मतलब रिलैक्स फील करें, या फिर आप थोड़ा सा शांत हैं, कहीं पे बैठे हैं, कहीं पे सोच रहे हैं, वो सारी चीज़ें डिम लाइट की चीज़ें होती हैं, जहाँ पे लोग बाकी अपने सारे काम करते हैं। पढ़ने वाली चीज़ को आप डिम लाइट में कैसे कर सकते हो? बनाने वाला भी पता नहीं क्या इंजीनियरिंग लगाता है, बस एक धंधा सा है, बच्चों को बैठा देना है, हर किसी से महीने के पैसे लेने हैं, बस वही है लाइब्रेरी। अरे भाई लाइब्रेरी इज नॉट दिस। किताब रखो लाइब्रेरी में, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, पैसे लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जितना बच्चे यूटिलाइज करते हैं बच्चों को आप वो इन्वायरमेंट दीजिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें। अब और एक और चीज़, बच्चे को आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में मत दे दीजिए। ये नहीं कि अब 10 को एसी लगा दिए बच्चा एकदम मजे से, हाँ क्या पढ़ रहा है भाई? पढ़ाई लिखाई बहुत बोरिंग का चीज़ है। अब उसमें अगर आप बहुत कंफर्टेबल है भाई, तो ऑलरेडी बोरिंग। हाँ, मैंने आपका एक रील देखा था, आपने बोला बच्चा स्कूल जाता है या तो उसको प्यार हो जाता है, हाँ, और पहला क्या था? या तो इसको प्यार हो जाता है इस वजह से जाता है, या फिर दूसरा रीजन होता है कि वो एक बच्चा होता है ना जो क्लास में जाते हैं कि सर आपने वो कल ना होमवर्क दिया था सर, आपको चेक करना है। तो बच्चे, हाँ, जो 2 ही तरह के बच्चे स्कूल जाते हैं, एक वो जिनको प्यार होता है और एक वो जिनको चुल होती है, जाते बोलना होता है अरे सर वो होमवर्क दिया था चेक कर लो। फिर वो सारे बच्चे उसके पीछे पड़ते, क्यों बोला तूने, क्यों बोला? वही चीज़ होता है मैम। तो ये सच्चाई है मैम, ये कमियां हैं, इस पर काम होनी बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो जैसे नीट एस्पिरेंट्स हैं जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप उनको 1 मिनट के अंदर एक छोटा सा क्या एडवाइस देना चाहेंगे? 4 चीज़ बोलूँगा। हाँ। 1 शॉट लेक्चर को तभी देखना जब आपका वो लेक्चर या वो चैप्टर 100% कंप्लीट हो चुका हो। क्वेश्चंस हमेशा उन क्वेश्चंस पर ज़्यादा समय देना जो क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हों, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होते हैं, ज़्यादा डेटा होता है आपको उस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स के चांसेस कम होते हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन जो होता है वो अक्सर कठिन होता है, उसको अगर करने की कोशिश करोगे तो आपको चांसेस है कि आप नेगेटिव मार्किंग कर लोगे। 3rd रीज़न है, दोपहर में सोना बंद करो, क्योंकि दोपहर का टाइम आपका एग्जाम का टाइम होता है। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो दोपहर में ही देना होता है, तो उस टाइम को यूटिलाइज़ करो, उसमें आप जो है अपने पढ़ाई लिखाई के परफॉर्मेंस को ज़्यादा से ज़्यादा इन्हांस रखो। एंड द लास्ट वन की अपने डाइट, अपने स्लिप साइकिल, तमाम चीज़ों को मैनेज करो। ये 4 चीज़ अदर देन आपके पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है। पढ़ सही रहे हो लेकिन इनको मैनेज नहीं कर रहे हो तो आप डायरेक्शन जो है आपका पढ़ाई का वो गलत जा रहा है। बस मैनेज कर लो, नीट एस्पिरेंट हो, डॉक्टर बन के दिखाओगे, मैं पक्का गारंटी कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया, बन जाएंगे अब तो। बिल्कुल अनुराग बन सर, जाएंगे। लाला सर की बात कैसे नहीं बच्चे मानेंगे। और एक लास्ट क्वेश्चन, जो आपकी मूवी आई है अभी पेपर लीक, जी उस मैम। पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, मैं बच्चों से ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप लोग ज़रूर इस मूवी को देखिएगा। इस मूवी को मैंने सिर्फ इसी इंटेंशन से बनाया है कि मुझे था कि बच्चों को पेपर लीक की जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो पता लगे कि पेपर लीक होता है तो एक बच्चे के जीवन में क्या होता है वो दिखे, उस चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए मैंने पूरी मूवी तैयार की है। बहुत कम टाइम पर मैंने बहुत सारी चीज़ों को डिटेल तरीके से दिखाने की कोशिश की है। ये सच्चाई है, हर किसी का अपना प्रोटेस्ट का तरीका अलग होता है। कुछ लोग सड़कों पे थे, कुछ लोग स्टेज पे थे, कुछ लोग मीडिया में भी थे जो सपोर्ट करते थे इस चीज़ को, और कुछ लोग में से मैं जो था एडुकेटर होने के नाते मैंने ये सोचा कि मैं बच्चों को बताऊं भी, और एक कह सकते हो पैशन को फॉलो करने के नाते मैंने इसकी फिल्म तक बना दी कि बच्चों को मैं अपने तरीके से सारी चीज़ें बताऊं, और आप देखिएगा ज़रूर। बहुत अच्छी है, आप ज़रूर देखिएगा। मैंने पूरी देखी, एंडिंग बिल्कुल मत मिस करना, एंडिंग तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। तो बहुत ही अच्छा लगा सर मुझे आपसे बात करके, बहुत कुछ मुझे बायोलॉजी समझ में आने लगे, ऐसा लग रहा है मैं ही पढ़ लूँ। तो मैं आपको फॉलो करूंगी पाठशाला में, श्योर मैम, आपके बिल्कुल लेक्चर्स देखूंगी। हाँ बिल्कुल और मैम, फिर बिल्कुल मिलते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।